उसके पीछे से वो हमला कर देती है कि तुम मेरे होते हुए तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और मिस्टर जिन आ जाता है और कहता है कि अब वो इस चूजे को खुद ही मारेगा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरे खिलाफ जाने के लिए, आओ मेरे छोटे बच्चे का मजा लो। वैंग कहता है कि इसने तो मशीन गन भी सोने की बनवा रखी है। वो सिस्टर वे कहती है कि लॉर्ड जिन जल्दी करो, इसे मार दो। वो गोलियां चलाना शुरू करता है और वो गोलियां उनकी तरफ बढ़ने लगती है। वैंग बिंग कहता है कि तुमने अपने साथियों को भी मार दिया। और सिस्टर वे और वो दूसरी होती है वो भी मर गई होती है। मिस्टर जिन कहता है कि क्या कंपेनियन, वो तो बस मेरे कुत्ते थे। और जो उस पर गोली लग रही थी उसकी वजह से जो वायरस शील्ड होती है उसके गुस्से की वैल्यू कम करने लगती है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो उसके गुस्से की वैल्यू 0 हो जाएगी। वो धीरे धीरे घटने लगती है और उसके गुस्से की वैल्यू अगर 0 पहुंच गई तो वो और मियाओ दोनों यहीं पर मर जाएंगे। और उसे अपना बेस्ट देना चाहिए और वो अपने स्ट्रेंथन द बॉडी स्किल एक्टिवेट करता है। उसके गुस्से की वैल्यू कम हो जाती है लेकिन सारी गोलियां उसको छू कर नीचे गिरने लगती हैं। और वो अपनी दूसरी स्किल की मदद से बहुत स्पीड से मिस्टर जिन की तरफ बढ़ता है। मिस्टर जिन कहता है कि मेरी तरफ इतनी गोलियां खाते हुए कैसे आ रहे हो, क्या तुम इंसान भी हो। उसे अभी भी गोलियां लग रही थी और अपना पंच लेकर मिस्टर जिन के बंदूक पर मारता है। मिस्टर जिन कहता है कि ओह ये क्या हो गया, ये तो मॉन्स्टर है, कोई तो आओ उसे बचाओ। वैंग उसे गर्दन से पकड़कर उठाता है और कहता है कि मोटे सुअर भागने की कोशिश मत कर। मिस्टर जिन कहने लगता है कि प्लीज 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 उसे छोड़ दो, वो उसे जो वो चाहेगा वो देने को तैयार है। तुम्हें जाने दूं, क्या तुम मुझे गधा समझ रहे हो? तुम लोगों को खाने के बदले इतने गंदे काम करवाते हो और लोगों को बारूद के वेस्ट पहनाकर उड़ा देते हो। और तो और तुमने मियाओ को ड्रग दिया और मेरे साथ भी उल्टी चीजें करने की सोच रहे थे। और तू बहन के टके, अब तो तू मरेगा। उसके गुस्से की वैल्यू भी बढ़ने लगती है। मिस्टर जिन रोते रोते कहता है मैं गलत था भाई, मुझे माफ कर दो और अब वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। वैंग कहता है कि तेरे जैसा मोटा सुअर लोगों को खाकर उनकी हड्डियां भी नहीं थूकता है और तेरे जैसा घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन अभी मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पहले मैं तुझे बाहर लोगों के सामने फेंकूंगा। जब वो लोग तुझे टॉर्चर करेंगे तब तुझे पता चलेगा कि बिना खाने और बिना पावर के तू सिर्फ एक मरा हुआ सुअर है। और वो उसे नीचे पटक देता है और वो मियाओ के पास जाता है, उसकी रस्सियां खोल देता है। वो मियाओ को कहता है कि उसकी वजह से ये सब हो गया है और अब वो उसे बाहर ले जाएगा। मियाओ कहती है कि क्या मुझे जो पकड़ रहा है वो सच्ची में वैंग भी है? क्या ये तुम ही हो? वैंग कहता है कि और चीजों के बारे में बातें मत करो, अभी वो दूसरी स्थिति में है और उसको अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। मियाओ उसके गाल पर हाथ रखती है और कहती है कि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और अजीब से लग रहा है, क्या वो उसकी मदद कर सकता है? उसे लग रहा है कि वो मरने वाली है और उसका दिल बहुत ज्यादा जल्दी से धड़क रहा है। वैंग बिंग क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? और ऐसा ही चलता रहा तो उसकी बॉडी फट जाएगी। वैंग बिंग मेरी मदद करो। वैंग बिंग कहता है मियाओ उठो उठो, तुम्हें बस ड्रग दिया गया है, ऐसा मत करो और मेरे लिए अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। और वैंग कहता है कि करो जो तुम्हें करना है। मियाओ कहती है कि और वो ये अपने दिल से करना चाहती है और तुम और ज्यादा रेजिस्ट मत करो। वैंग बिंग के गुस्से की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है और वो कहता है कि अब वो अपने आप को नहीं रोक सकता है और वो मियाओ के कपड़े फेंक देता है और उसे किस कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ डांजो को गोली लग चुकी थी और वो कहता है कि सरेंडर, मैं सरेंडर करता हूँ। वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि सरेंडर, तुम हमारे द्वारा घेरे जा चुके हो और अब तुम्हें मालूम है कि तुम मरने वाले हो, तो तुम अब सरेंडर कर रहे हो और तुमने हमारे कितने साथियों को मार दिया है और अब जल्दी से बाहर आओ। और वो चश्मिश होता है वो कहता है कि वहाँ पर खड़े मत रहो, जल्दी यहाँ पर आओ, इसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, तुम लोग अभी भी मौत से डर रहे हो। और उसके पिछवाड़े पर गोली लग जाती है। वो कहता है मेरा पिछवाड़ा। वो डांजो कहता है कि किसने कहा मेरी गोलियां खत्म हो गई? आखिरी गोली तुम्हारे लिए ही छुपा कर रखी। वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि अब उसकी गोलियां का खत्म हो गई हैं, जल्दी चलो। और डांजो अपने मन में सोचता है कि भाई वैंगबिंग, उसने अपना बेस्ट दिया है और अब सब वैंगबिंग के ऊपर ही है और अब उसकी बहन अच्छे हाथों में है। लेकिन उसकी बदकिस्मती से वो उसको बड़े होते देख नहीं पाएगा। और वो कहता है डैड, मॉम और उसका बेटा अब उसे बुला रहे हैं। और बॉडीगार्ड कहते हैं कि बाहर आओ, अब तो तुम कम मरोगे। और तभी वो छोटा बच्चा आ जाता है वैन में और कहता है कि छोटा मास्टर तुम लोगों को मारने के लिए आया है और हंसने लगता है। वो लोग ये देखकर थोड़े से डर जाते हैं और कहते हैं कि देखो मेरा निशाना, मैं तुम लोगों को कैसे मारता हूँ। और वो छोटी लड़की उसको पकड़े होती है और कहती है कि अरे ध्यान से, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी अगर तुम ज्यादा बाहर झुकोगे। डांजो कहता है कि अरे हाँ, ये तो वैंगबिंग के साथी हैं। वो लोग गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं। मेंटर गाड़ी चला रहा था और वो रेस और ज्यादा बढ़ा लेता है और वो उन लोगों पर गाड़ी ठोक देता है। और वो चश्मिश रोने लगता है कि उसके गुंडे लोग तो कुछ काम के नहीं है, एक बंदे को नहीं पकड़ पा रहे हैं। मेंटर कहता है कि आखिरकार तुम अकेले क्यों हो? वैंगबिंग और बाकी लोग कहाँ हैं? डांजो कहता है कि वैंगबिंग और वो तीनों इस बिल्डिंग में हैं और बस वो उन लोगों के लिए ही यहाँ पर था। मेंटर कहता है कि क्या वो अंदर चले गए हैं? लगता है वो सोने की तलाश में दुश्मन के घर में घुस गए हैं। और डांजो की बहन डांजो के पास जाती है। डांजो कहता है कि सिस्टर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?
वो उसको चिपट जाती है और कहती है कि भैया मुझे अकेला मत छोड़ो। डांजो कहता है कि जाइलू, वैंग बिंग तुम्हारी साइड रहेगा हमेशा, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और मेंटर कहता है कि हमने आधे घंटे पहले यहाँ पर एक धमाका सुना था और इसलिए हम यहाँ पर देखने के लिए आ गए और फिर तुम्हारी मदद करने के लिए अंदर घुस गए क्योंकि तुम खतरे में थे और जाइलू अपने भाई को खतरे में देखना नहीं चाहती थी, इसलिए हमने उन पर हमला कर दिया। और गुंडे लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि वो रहे वो लोग, सभी के सभी वहाँ चलो और गोलियां चलाना शुरू कर दो। छोटा बच्चा वो अंदर बैठा हुआ था कहता है कि क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई हैं? और गुंडे आ चुके हैं। वो छोटी लड़की बंदूक निकालकर उन पर गोलियां चलाने शुरू करती है और कहती है कि अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम दिखाओगे तुम्हारा निशाना कितना पावरफुल है और अब तुम डरे बैठे हो। मेंटर कहता है कि हम लोगों को ये जगह गार्ड करनी चाहिए और उन लोगों को यहाँ आने का इंतजार करना चाहिए और एक साथ यहाँ से चले जाना चाहिए। डांजो कहता है कि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। मेंटर कहता है कि उसकी चिंता मत करो, हमारे पास बहुत बंदूकें हैं जो वैंग बिंग ने उन्हें दी थी। और डांजो हंसने लगता है और कहता है कि उसका डिसीजन बहुत ज्यादा बढ़िया था वैंग बिंग को फॉलो करने का और ये उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। और वहीं दूसरी तरफ जायू उन सभी को मार देती है और अंदर जाने लगती है और कहती है कि ये आखिरी फ्लोर है और वैंग और मियाओ तुम दोनों कहाँ पर हो? उसे कुछ आवाजें सुनती हैं, ये मियाओ की आवाज थी और वो उनकी तरफ दौड़ने लगती है और कहती है कि वो मियाओ को बचाएगी और कहती है कि ये आवाज पक्का इसी दरवाजे के बाहर से आ रही है। वो दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि अपने मन में कहती है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या हो रहा है और इन लोगों को देखकर लगता है यहाँ पर बहुत ज्यादा गोलियां चली थी और क्या ये वही है मोटा सुअर और ये अभी तक मरा नहीं है, ये बस बेहोश हुआ है और ये क्या चीज है और ये अभी गीला है, आखिर ये किस चीज के लिए यूज किया गया था। जायू आगे बढ़ती है और एक सोने का गेट होता है, उसके अंदर से आवाज आती है, वो मियाओ की आवाज थी, वैंग बिंग अब मैं थक चुकी हूँ और अब तुम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो। जायू उस गेट को खोलती है और कहने लगती है ये तो मियाओ की आवाज है और क्या उसने अभी वैंग से बात करी है? क्या वैंग भी यहाँ पर है? वो गेट खोलती है और वो पूरा कमरा चमक रहा था क्योंकि वो पूरा का पूरा कमरा सोने से बना हुआ था और जायू की आंखें चमकने लगती है कि क्या बात है, ये पूरा कमरा फर्श से लेकर छत तक सोने का बना हुआ है और वैंग इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। और उस कमरे के अंदर एक और छोटा सा कमरा था, उसके अंदर से आवाज आती है मियाओ की, वैंग बिंग प्लीज उसे जाने दो नहीं तो वो मर जाएगी। और वो झांक कर देखती है, मियाओ वैंग तुम लोग, और वो देखती है कि वो दोनों आपस में, और मियाओ कह रही थी कि वैंग रुक जाओ, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो वो मर जाएगी, प्लीज थोड़ा सा ब्रेक ले लो। और वो जायू को देख लेती है, वो जायू कहती है कि तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? मियो कहती है कि जायू रुको, एक बार मेरी बात सुन लो। जायू कहती है कि मैंने सब देख लिया है और अब बताने को बचा क्या है। वैंग उसे देख लेता है और उसका जाकर हाथ पकड़ लेता है। जायू कहती है कि अब वो उसको क्यों रोक रहा है और वो क्या कहना चाहता है। और जायू कहती है कि तुम्हारे पास मैं थी और फिर भी तुमने मियाओ के साथ ये सब कर रहे हो। और वो पूरी रो रही थी और अगर तुम्हें मियाओ चाहिए तो तुम उसके साथ ही रह सकते हो और वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। वैंग कहता है कि मुझे छोड़ोगी और वो उसको हाथ लगाने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो? वो जायू होती है, वो कहती है कि क्या ये सच्ची में वैंग है? मियो कहती है कि जायू जल्दी करो और अब ये वैंग है वो वाला वैंग नहीं है, ये बदल चुका है। और वो वैंग होता है, वो हंसने लगता है और कहता है कि जब तक उसका खत्म नहीं होता है उन दोनों में से कोई भी जा नहीं सकता है। और अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जिन के लोग गोलियां चला रहे थे उनकी गाड़ी पर। मेंटर कहता है कि वो लोग बहुत सारे हैं और वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और वैंग भी और जायू और मियो अभी तक नहीं आए हैं नीचे। और उन गुंडों में से एक बंदा कहता है कि बाहर आ जाओ, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा निशाना बहुत ज्यादा बढ़िया है, आओ ना बाहर और गोली चलाओ। उनमें से एक गुंडा कहता है कि अपने पीछे देखो, वहाँ पर सर्वाइवर्स थे और वो उन गुंडों की तरफ देख रहे थे। वो लोग गुस्से में लग रहे थे और वो गुंडा कहता है कि तुम लोग यहाँ मुजरा देखने के लिए आए हो, यहाँ से चले जाओ कमीनो, चले जाओ वरना हम तुमको मार देंगे, फिर मत कहना कि। और वो लोग भी कहने लगते हैं कि तो चलाओ ना गोली, हम भी देखते हैं कि कितनी गोलियों में तुम हम सभी लोगों को मार सकते हो। और वो लोग कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, विद्रोह करना चाहते हो? और वो सर्वाइवर्स कहते हैं कि आज का खाना खत्म हो गया है, क्यों ना तुम हमारा खाना बन जाओ, हमने सोने के सिक्के वापस करे हैं, हमारा खाना कहाँ है? मेंटर कहता है लगता है कि खाने का टाइम हो चुका है। और वो छोटी बच्ची कहती है कि आखिरकार वो किस बारे में लड़ रहे हैं। और वो गुंडे लोग कहते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, हम लोग दुश्मनों को मार रहे हैं और ऐसे में हम तुमको खाना कैसे दे सकते हैं? पहले हमको मिस्टर जिन को बचाना होगा, उसी के बाद में तुम्हें खाना मिलेगा। और हाँ, तुम लोग मुसीबत नहीं खड़ी कर सकते हो, ठीक है? और वहाँ पर एक चावल की बोरी गिरती है और वो देखते हैं कि ये क्या है। और जो छोटा लड़का होता है वो कहता है कि हेलो, इनकी बातों पर यकीन मत करो, वो लोग खाना लेकर जा रहे हैं और हमने ये ढूंढ लिया है, इन लोगों ने जो खाना छुपाया था और ये लोग हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ये देखो ये चावल की बोरियां। और वो गुंडे लोग कहते हैं कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? वो सर्वाइवर्स कहते हैं कि देखो वहाँ पर चावल और मीट है और हम ये लोग इतना घटिया सूप सा क्यों देते हैं और हम ही लोग सबसे ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, बोझ उठाते हैं
छोटा लड़का कहता है कि अब आएगा मजा तो, और वो लोग उसी की छोटे बच्चे की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। वो कहता है कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं छोटे बच्चे। वो गुंडे लोग कहते हैं कि उसकी बातों पर यकीन मत करो, हम भी सिर्फ मिस्टर जीने का खाना लेते हैं जैसे कि तुम लोग खाते हो। सर्वायर्स कहते हैं कि बकवास करना बंद कर दो, आज तो हम चावल खा के ही रहेंगे। सभी के सभी चलो, जल्दी चलो एक साथ। छोटा बच्चा मेंटर से कहता है कि अंकल देखा, वो लोग लड़ने लग गए। मेंटर कहता है कि बहुत बढ़िया, प्लान का पहला स्टेप सक्सेसफुल हुआ। वैंग बिंग अपने आप से कहता है कि मुझे लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मियो और जायू वहीं पड़ी होती है। वो याद करने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसने किया क्या है। वो अपने आप से कहता है कि वैंग बिंग यू बास्टर्ड, तुम्हारे पास पहले से ही जायू थी और तुमने अब मियो के साथ भी ये कर दिया। और ऐसा लगता है कि ये मियो का पहली बार था। और वो रोने लगता है और कहता है कि वो एक बीस्ट है और जब मियो जाग जाएगी तो वो उसे कैसे समझाएगा। सिस्टम कहने लगता है कि प्लेयर तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, वो तुम नहीं थे, वो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो वायरस था उसने तुम्हारे ठरक को जगा दिया था, और जो तुम्हारा गुस्से की वैल्यू भी बढ़ गई थी उसी के कारण तुम पागल हो गए थे। वह कहता है कि वो अपने डिजायरों को कंट्रोल नहीं कर पाया, और सिस्टम कहता है कि तुमको अपनी डिजायरों को जबरदस्ती दबाना नहीं चाहिए, और जितना तुम्हारा गुस्से की वैल्यू बढ़ती है उतने ज्यादा तुम पागल और खतरनाक बनते जाते हो। और अगर प्लेयर अपनी डिजायरों को दबाएगा तो वो आसानी से अपने आप पर कंट्रोल खो देगा, और ये भी हो सकता है कि वो एक नया ज़ोंबी किंग बन जाए और उसकी बॉडी में जो वायरस है उसे कंट्रोल करने लगे। वैंग बिंग घबराने लगता है कि क्या ज़ोंबी किंग, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और तुमने जब मिशन एक्सेप्ट करना था तब क्यों नहीं बताया। सिस्टम कहता है कि लेकिन तुमने तो ये पूछा ही नहीं था। और वो ये कहता है कि तुम और अब तुम्हारे दोनों तरफ लड़कियां हैं, ये तो अच्छी बात है ना, और तुम उनके साथ करके अपना जो वायरस पर कंट्रोल पा सकते हो, और अगर तुम अपने रियल वर्ल्ड में जाओगे तो वहां पर भी तुम अपना नया पार्टनर ढूंढ सकते हो, और उनके साथ करके तुम ये जो गुस्से के इफेक्ट हैं उन्हें भी कम कर सकते हो। वैंग बिंग सिस्टम कहता है बास्टर्ड, आखिरकार तुमने इतनी सब चीजों को छुपाया क्यों है, और अब तुम मुझसे और क्या चीजें छुपा रहे हो। सिस्टम कहता है कि ये अच्छी बात नहीं, जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे द्वारा ही ढूंढी जानी चाहिए, और जरूरी बात तो ये है कि तुम ये जितना भी यहाँ पर सोना है उन सभी को ले जाओ। वैंग बिंग कहता है कि तो यहाँ पर कितना सारा गोल्ड है। सिस्टम कहता है कि इस कमरे में 5230 किलो सोना है। वैंग बिंग कहता है कि वो साला बोना कितना सारा सोना रखा हुआ था, अगर उसके पास ये सारा सोना असली वर्ल्ड में होता तो इसकी कीमत कम से कम 17,000 करोड़ रुपए होती, और अगर इतना सारा सोना बाजार में उतार दिया जाता तो सोने के प्राइस बहुत हद तक नीचे गिर जाते, इतना सारा सोना होने के कारण। और उसे मालूम भी नहीं है कि बाजार इतना सारा सोना होल्ड भी कर पाएगा, और कोई ना कोई तो उसे पकड़ लेगा कि इसके पास इतना सारा सोना कहाँ से आया। और सिस्टम उससे कहता है कि तुम अभी सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम लॉटरी ड्रॉ कर सकते हो इतने सोने से। वैंग बिंग कहता है कि ये सिस्टम तो बहुत ज्यादा फ्रॉड है, अब उसके पास इतना सोना आया है तो वो अपग्रेड भी नहीं होना चाहता है। सिस्टम कहता है कि क्या तुम स्ट्रोंगर बन सकते हो बिना रिचार्ज के, उसे भी रिचार्ज होने का टाइम लगता है। वहीं दूसरी तरफ डांजू और वो छोटा बच्चा वैंग बिंग और उन लोगों को ढूंढने के लिए जा रहा था, और कहता है कि देखो डांजू भाई, क्या ये वैंग है और बाकी लोग हैं। वो वैंग जायू और मियो को अपने कंधों पर लेकर आ रहा होता है। वैंग कहता है कि आखिरकार तुम अंदर क्यों आए, क्या बाहर सब ठीक है। तो छोटा बच्चा कहता है कि आखिरकार इस जायू और मियो के साथ हुआ क्या है। वैंग कहता है कि वो दोनों ठीक हैं, बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए हैं। डांजू कहता है कि भाई वैंग बिंग, क्या तुम्हें सोना मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वैंग कहता है कि उसे सोना मिल गया है और हमें चलना चाहिए, और वो अपनी वैन में बैठ जाते हैं। मेंटर कहता है कि वैंग तुम्हें देखकर अच्छा लगा, और वैंग कहता है कि तुमने जो वो माचिस दी थी उसने उसकी बहुत मदद करी है। छोटी लड़की होती है, वो कहती है कि वैंग क्या तुम बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे क्या, तुम जायू और मियो बहुत ज्यादा थके हुए हो। वैंग थोड़ा सा घबराते होते कहता है कि हाँ हाँ हाँ, लड़ रहे थे बहुत ज्यादा। वो छोटा बच्चा भी कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है, देखो ना कितने थक चुके हैं, जायू और मियो इतनी गहरी नींद में सो रही हैं। वैंग कहता है कि लड़ाई तो बहुत जरूरी थी और उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, और जब वो उठ जाएंगे उनकी थकावट कम हो जाएगी। और वही उनके वैन के बाहर आवाज आ रही थी कि इन लोगों को मार दो, और सारा खाना जहाँ भी है बताओ कहाँ पर रखा हुआ है तुमने छुपा कर। और वो छोटा बच्चा कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि बस कुछ चावल के बैगों की मदद से वो लोग इतना ज्यादा बड़ा दंगा करने लगेंगे, और उनसे हेल्प मांगना बहुत ज्यादा बेकार की बात होगी, और उन लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनका खाना कमाने के लिए, और हम में से इस टैंक को चलाना किसी को नहीं आता है, नहीं तो हम इसको भी ले जाते। और वैंग सोचने लगता है कि हाँ हाँ, ये टैंक के बारे में तो भूल ही गया था, क्या उसे वो इस टैंक को अपने वो क्यूब बॉक्स में ले जाना चाहिए। डांजो कहता है कि छोटी बहन मुझे माफ कर देना, अब हम लोगों को पुरानी लाइफ पर शिफ्ट होना पड़ेगा और कहीं कहीं जगह जाना पड़ेगा। उसकी छोटी बहन कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जहाँ मेरा भाई होगा वही मेरा घर होगा।
डांजो कहता है कि छोटी बहन तुम चिंता मत करो, हम लोगों को भाई वैंगबिंग मिल गया है और अब हम लोगों को कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। वैंग कहता है कि वो दोनों अच्छे भाई हैं और अच्छे भाई रहेंगे जब तक मौत ना आ जाए। डांजो उसका हाथ पकड़ देता है और कहता है कि धन्यवाद, तुमने मुझे अपना भाई माना और अब से मेरी जान तुम्हारी है। वैंग कहता है कि इतना भी सीरियस मत हो, और मुझे लगता है डांजू तुम मुझसे बड़े हो, तुम मुझे भाई मत कहा करो, अजीब लगता है। और डांजू कहता है कि क्या, मुझे ऐसे मत देखो भाई वैंगबिंग, मैं 18 साल का हूँ। वो पीछे छोटा लड़का छोटी लड़की कहते हैं क्या 18 साल का? वैंग कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर तुम 18 साल के हो तो तुम एक स्पेशल सोल्जर कैसे बन गए? वो डांजो कहता है कि एक्चुअली वो एक सोल्जर बनने वाला था, उसकी भर्ती हो चुकी थी, लेकिन जब वो ट्रेनिंग के लिए जाने वाला था ज़ोंबी वायरस फैल गया। और हाँ, मैं एक सोल्जर नहीं हूँ, और वो ऐसा इसलिए कहता था कि ताकि वो अपने आप की वैल्यू बढ़ा सके, और उसे माफ कर दो, मैंने तुम सभी लोगों को धोखा दिया है। उसकी छोटी बहन कहती है मेरे बड़े भाई ने कहा था कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा किसी भी हालत में, और वो उसके अलावा किसी और लड़की से प्यार भी नहीं करता है। वो डांजो कहता है कि छोटी बहन ऐसा मत कहो, ज़ोंबी वर्ल्ड में अब कहाँ से लड़की ढूंढ कर लाऊं? छोटा लड़का कहता है कि हमारे जाइलू के दिल में तो वैंग बसा हुआ है। और वही सर्वाइवर्स लोग चश्मिश को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि जल्दी बता, वो बोना कहाँ है? वो चश्मिश कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, वो शायद ऊपर होगा, मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ। और वो लोग उसकी मदद से ऊपर जाने लगते हैं। वो बोना भी उठ चुका था और कहता है कि उसका सर बहुत दुख रहा है और उसे लग रहा है कि वो कभी भी टूट सकती है। और वो देखता है कि वो बास्टर्ड कहाँ गया। वो कहता है कि वेट, ये क्या, सब कुछ गड़बड़ हो गई। वो कहता है कि नहीं मेरी बेबी, और वो भागने लगता है। और कहता है कि साला वो चोर मेरा सोना चुराने के लिए आया था यहाँ पर। वो कहता है कि भगवान, हे भगवान, साले ने सोने का एक दाना भी नहीं छोड़ा है और सोने की टाइल भी उखाड़ कर ले गया है। और उसको इतना सारा सोना कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था, और इस वर्ल्ड में अब सोने का क्या वैल्यू है, लेकिन फिर भी वो मेरा सोना क्यों चुरा के ले गया? और वो पूरा गुस्से में चिल्लाता है, और वो सर्वाइवर्स ऊपर आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि उस चश्मिश ने झूठ नहीं बोला था, मिस्टर जी ने यहीं पर है और हमने वो मिल गया। और वो सर्वाइवर्स कहने लगते हैं कि मिस्टर जी ने खाने का टाइम कब का निकल चुका है, और क्या तुम हमें भूखे मारना चाहते हो? और तुमने कहा था कि हर रोज 2 बार खाना मिलेगा और अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। मिस्टर जिन कहता है कि क्या तुम लोग पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे सवाल पूछने की? क्या तुम लोग भूल गए कि ये शेल्टर किसने बनाया, किसने तुम्हें खाना दिया? वो मेरे अंकल थे, और तुम मेरे खिलाफ बगावत करना चाहते हो? तो ठीक है, तो सभी भूखे ही मरेंगे, और देखता हूँ कि तुम लोग क्या करोगे। क्या तुम लोगों को मेरी जगह चाहिए है? तो सभी लोग चुप हो जाते हैं और अपना जो लोहे की पाइप होती है और हथियार रखे होते हैं वो सारे नीचे गिर देते हैं। मिस्टर जिन कहता है कि कुत्तों का झुंड है तुम लोग, और मैंने तुम लोगों को खाना खिलाया, और अगर मैंने तुम लोगों को सबक नहीं सिखाया तो तुम लोग इस बात को यूं ही भूल जाओगे, और अब से वो खाने का कटोरा दुगने दाम पर मिलेगा। वो लोग कहने लगते कि क्या दुगने दाम पर? लेकिन अब वो सिर्फ एक ही बार दिन में खा पाएगा। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा महंगा है, हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मिस्टर जी ने, हम लोग गलत थे, प्लीज प्राइस मत बढ़ाओ। मिस्टर जिन कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, तुम लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो और आवाज कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ और सोने को ढूंढते रहो। और अभी भी कौन चिल्ला रहा है? वही महिला होती है अपने बच्चे के साथ, उसका बच्चा भूख के मारे रो रहा था। मिस्टर जिन कहता है कि तुम क्या हो? क्या तुम भूत बन गई हो? उसे जोम्बी ने काट लिया होता है और वो जोम्बी बन गई थी, और उसका बच्चा भी जोम्बी बन चुका था। उसका बच्चा मिस्टर जिने पर कूद जाता है और उसको काट लेता है। और ये सब वैंग मिंग ने अपनी ज़ोंबी वेव स्किल की मदद से किया होता है, ज़ोंबी को कंट्रोल करके। और वो लोग पूछते हैं कि उस महिला को आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है? मिस्टर चैन, तुम क्या कर रही हो? और मिस्टर जिन कहता है कि अरे इन दोनों पागलों को यहाँ से उठाओ। वो जो चश्मिश होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब खाना खाने की वजह से हुआ है। जो तुम लोग खाना खाते हो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मीट होता है जोम्बिस का, और मुझे नहीं मालूम था कि अगर वो लोग उस मीट को भून कर खाएंगे तो वो लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और वो सर्वाइवर्स कहते हैं कि क्या, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा, क्या तुम लोगों ने सच्ची में उस खाने में ये मिलाया था? क्या तुम लोग हमें मारना चाहते थे? और वो लोग चश्मिश पर गुस्सा होने लगते हैं, और चश्मिश कहता है कि अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस मिस्टर जी ने के कहे अनुसार करता था, और अब इन दोनों ज़ोंबी का क्या करा जाए? और वो कहते हैं कि इन दोनों को यहीं पर रहने दो हमेशा के लिए। और मिस्टर जिन कहता है कि तुम लोग जाओ मत, दुख रहा है बहुत ज्यादा। और अब 1 हफ्ता बीत चुका है, और अब हम देखते हैं कि एक जीप में कई सारे सोल्जर बैठे हुए थे, और उनमें से एक लड़की का नाम है जाओ कियान। वो 30 साल की है और वो मिलिट्री कमांडर है। उसके पीछे जो साथी था वो कहता है कि कमांडर, यहाँ पर कुछ हलचल हो रही है, और एकदम से वहाँ पर ज़ोंबीज आ जाते हैं। कमांडर कहती है कि ये तो ज़ोंबी का ग्रुप है और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो सभी अपनी गन निकाल लेते हैं। कमांडर उन पर शूट करना चालू कर देती है, और वो हेड पे हेडशॉट खेलती है। ज़ोंबियों की खोपड़ियां फट गई थी, और उनके जो और फौजी होते हैं वो कहते हैं कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं और सभी के सभी तैयार हो जाओ, ज़ोंबीज और भी आने लगते हैं।
और वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। एक फौजी कहता है कि कमांडर, ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा तादाद में है और आप लोगों को भाग जाना चाहिए, हम आप लोगों को कवर करेंगे। वो कमांडर कहती है कि क्या बकवास बातें कर रहे हो, क्या तुम हम लोगों को भागने के लिए कह रहे हो इस सिटी से। वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये उसका इल्यूजन है। उसे लगता है कि ये जो ज़ॉम्बी है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, देखो तो कितने ज्यादा गुस्से में है और इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा और ज़ॉम्बियों से फास्ट है। और तभी आवाज आती है, उनका एक साथी को चोट लग जाती है। वो कहता है कि कमांडर, बहुत बुरी खबर है, ज़ॉम्बी किंग यहाँ पर दिखा है। और वो दूसरी तरह का ज़ॉम्बी किंग था। और वो सारे फौजी कहते हैं कि अपना एम ले लो। वो ज़ॉम्बी किंग होता है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिख रहा था। सभी लोग उस पर गोलियां चलाते हैं और वो पेड़ को उठाकर उनकी तरफ फेंकता है। वो कमांडर कहती है अपने मन में, ज़ॉम्बी किंग की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा मोटी है और उसको चोट पहुंचाने के लिए उसे थोड़ा पास जाना पड़ेगा, दूर से वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और वो अपने हाथ में चाकू ले होती है और वो अपने चाकू को ज़ॉम्बी किंग की तरफ फेंक देती है और वो उसकी एक आंख में लग जाता है। और वो तभी ग्रेनेड निकालकर उसकी पिन खींचती है और ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ती है और उसके मुंह में वो ग्रेनेड फेंक रख कर दूर कूद जाती है और फिर अपनी बंदूक निकालकर गोली चलाती है सीधा ज़ॉम्बी किंग की तरफ। और ज़ॉम्बी किंग का जो मुंह में बॉम्ब रखा था वो फट जाता है। और कमांडर कहती है कि ये ज़ॉम्बी किंग नहीं है, ज़ॉम्बी किंग इतना ज्यादा कमजोर नहीं है और डरो मत। और ज़ॉम्बी किंग के जो पीछे एक गोल सा होता है वो नीचे गिर जाता है, उसके अंदर से ये कुछ निकलता है और वो कमांडर उसको मार देती है और कहती है कि ये घटिया चीज क्या है, बदसूरत। सारे ज़ॉम्बीज होते हैं वो इन्हीं की तरफ बढ़ने लगते हैं, ये सारे फौजी मिलकर उनको मारने लगते हैं। और वो कहता है कि कमांडर, ये ज़ॉम्बीज एकदम से कमजोर हो गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और बहुत ज्यादा फास्ट थे और अभी एकदम से वो कछुआ की तरह स्लो हो गए हैं। कमांडर कहने लगती है कि क्या ये इस बदसूरत चीज के मरने के बाद हुआ है। और वो कहती है कि सारे के सारे चलो। और फिर हम देखते हैं कि एक मेंढक मेंढक होता है बहुत बड़ा, वो टावर पर चढ़ रहा था। उसके जो शरीर पर कई सारे बोल थे और उनमें से कई सारा रस निकल रहा था, शायद ये पॉइजन या फिर वायरस हो। और ये मेंढक सा ऊपर चढ़ रहा था, देखने में बहुत ज्यादा बदसूरत था ये। और वहीं वो सभी लोग एक आलीशान घर में पहुंच जाते हैं। वो लोग स्विमिंग पूल पर मजे करते हैं और छोटा बच्चा कहता है कि वाह, स्विमिंग पूल का मजा लिए कई साल बीत गए। छोटी बच्ची भी कहती है, क्या हम गेम खेलने वाले हैं, आ जाओ गेम खेलते हैं। वो मेंटर डांजो को गन चलाना सिखाता है और कहता है कि अपना एम लो और अपने हाथ मत कांपने दो। डांजो कहता है कि वो कोशिश कर रहा है लेकिन उसके हाथ अपने आप कांप रहे हैं। तो छोटा बच्चा कहता है कि वैंग, क्या तुम मुझे तैरना नहीं सिखाओगे, यहाँ पर आओ ना नीचे, वहाँ पर मत खड़े रहो बस ऊपर। वैंग कहता है कि अभी नहीं लेकिन जल्दी सिखाएगा। और वो खाना बना रहा था हम लोगों के लिए और कहता है कि तुम लोगों को भूख लगी होगी ना। और वो दूसरी जो लड़की होती है वो कहती है कि जाइयो और मियाओ अपने अपने कमरे में से बाहर नहीं निकली है। और वैंग अपने मन में सोचता है कि शायद वो जो उसने उन दोनों के साथ किया है उसकी वजह से, और उसे मालूम नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कमरे में वो जाइयो बेड पर बैठी थी और वो याद कर रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है। वो याद करती है कि वैंग वैंग रुक जाओ, उसे दर्द हो रहा है। लेकिन वैंग की आंखें लाल थी और वो कुछ सुन नहीं रहा था। और वो कहती है कि क्या वैंग का दिमाग खराब हो गया था उस टाइम, क्या वो अभी भी वैसा ही है, और जिस वैंग को वो प्यार करती थी वो कहाँ पर गया। उसके दरवाजे पर नॉक होती है और कहती है कि उसको अभी भूख नहीं लगी है। और बाहर मियो होती है और कहती है कि जायू, ये मैं हूँ। वो खोलती है, वो कहती है कि ऑफिसर मियाओ, क्या बात है। और मियाओ कहती है कि जायू, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें आपस में बात करनी चाहिए, और ये बात है जो हमारे और वैंग विंग के साथ हुआ है। और जायू मियाओ के चिपक जाती है और रोने लगती है। मियाओ कहती है कि मुझे माफ कर दो जायू, और उसे जबरदस्ती ये सब करना पड़ा है। वो ऐसी ऐसी लड़की नहीं है जो दूसरे के बॉयफ्रेंड को चुराए, और अब आगे से वो उन दोनों के बीच में नहीं आएगी। जायू कहती है कि मियाओ, तुमने मुझे गलत समझ लिया है और मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। और वो अभी डरी हुई है। मियो कहती है कि तो ठीक है, थोड़ी सी हम बातें करते हैं और तुम्हारा मूड ठीक करते हैं और अपने मन की बातें एक दूसरे को बताते हैं। और डाइनिंग टेबल पर वो बहुत सारा खाना होता है। वो कहते हैं कितना अच्छी सुगंध आ रही है। डांजो कहता है कि क्या वो सपना देख रहा है, इतना सारा खाना। दूसरी लड़की होती है, वो कहती है कि तुम इतना ज्यादा चौंक क्यों गए हो, आगे बढ़ो और खाने चालू कर दो, नहीं तो ये मेंटर सब खा जाएगा। मेंटर कहता है कि हाँ मैं खा जाऊंगा, खाना चालू करो वरना। वैंग बियर की बोतलें पी रहा था और कहता है कि इसको पीने में और भी मजा आता अगर ये ठंडी होती। डांजो कहता है कि भाई वैंग बिंग, तुम क्या पकड़े हुए हो, क्या ये बियर है। और वो कहता है कि हाँ, और वो उसे भी दे देता है। वो डांजो भी पीता है और कहता है कि कितना मजा आ रहा है अभी, उसे लग रहा है जैसे कि उसका बॉडी का कोना कोना झूम रहा है। वो कहता है कि कितना मजा आ रहा है। छोटी लड़की कहती है कि हमें भी ऐसा ही लगा था जब भाई वैंग ने उनके लिए खाना बनाया था और उन लोगों ने खाया था। और छोटा लड़का कहता है कि हाँ हाँ, हमें भी वैसे लगा था लेकिन अब हमें आदत हो चुकी है। और डांजो कहता है कि क्या तुम लोगों ने चिकन पीस भी खाया था, अरे भाई वैंग बिंग, तुम क्या जादूगर हो।
वैंग बिंग कहता है कि वो तो बस एक वो लोग जश्न बना रहे थे, और कहता है कि आज वो उनके लिए चिकन पीस बनाएगा। और मेंटर कहता है कि तुम आज रात जाने वाले हो? वैंग कहता है कि हाँ, अब उसका टाइम आ चुका है और आज रात वो चला जाएगा। डोनजो कहता है कि क्या, कहाँ जा रहे हो? भाई वैंग बिंग, तुम कहाँ जा रहे हो? वैंग कहता है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना होगा और 7 दिनों के बाद वो आएगा। डोनजो कहता है कि भाई वैंग बिंग, तुम जैसा कहोगे वो वैसा करेगा, तुम चिंता मत करो और वो सभी का ध्यान रखेगा। वैंग कहता है कि सभी का ध्यान रखना। डांजो कहता है कि तुम चिंता मत करो भाई वैंग, मैं और मेंटर यहीं पर हैं। वो मेंटर आता है और कहता है कि चलो है ना, हम दोनों मिलकर सिगरेट फूकते हैं और मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है अकेले में। वो जब सिगरेट फूकने जाते हैं वो एक ही बार में खांसने लगता है और कहता है कि उसको अभी इस चीज की आदत नहीं हुई है और मेंटर, आपको भी ये सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। और वो कहने लगता है कि आखिरकार आपको क्या बात करनी थी। मेंटर कहता है कि बच्चे, तुम अच्छे हो और उसे सब कुछ पता चल गया है। वैंग बिंग कहता है कि क्या, आपको हम दोनों के बारे में पता चल गया? मेंटर हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, उसने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और ऐसी छोटी मोटी चीजें उसके सामने छुपी कैसे रह सकती है, और क्या तुमने ही मियाओ के साथ ऐसा किया है? वैंग बिंग कहता है कि हाँ, और उसे ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए थी और वो एक राक्षस है। मेंटर कहता है कि जवान लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें बुरी बात क्या है, और तुम ज्यादा सीरियस मत हो और अपने आप को ब्लेम मत करो। वैंग कहते हैं कि क्या, कौन एक दूसरे से प्यार करता है? और वो अपने मन में सोचता है कि मेंटर को अभी भी मालूम नहीं है कि आखिरकार हुआ क्या है मियाओ के साथ। मेंटर कहता है कि अरे मेरा मतलब है तुम और मियाओ, मैं उसका मास्टर हूँ और मैंने उसको हमेशा अपनी बेटी माना है। बाहर से तो मियाओ ऐसा दिखाती है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और उसे भी प्यार और लव की जरूरत है दूसरों से। और अपने फैमिली के रीजन से वो अभी भी सिंगल थी, लेकिन वो हमेशा दिखाती थी कि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है और उसने कभी भी रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करी। वैंग कहता है कि नहीं, मियाओ तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और कई सारे लड़के उसके पीछे भागे होंगे, है ना? और ऑफिसर मियाओ ने मना कर दिया होगा। मेंटर कहता है अगर उसने मना भी कर दिया होगा तो उसके लुक के पीछे फिर भी वो लोग भागते, लेकिन जब से वो वैंग बिंग को मिला है और तुम मियाओ के साथ और ज्यादा कांटेक्ट में होने लगे और वो मियाओ की इंटेंशन समझ गया था, और वो कहता है कि वो तुमसे प्यार करने लग गई है बच्चे। और वो शर्माते हुए कहता है कि मेंटर, क्या आपको पक्का यकीन है मियाओ मुझे पसंद करती है? और वैंग अपने मन में सोचता है कि मियाओ ने जब वो ड्रग के बॉडी में था वो कुछ ऐसी ही बातें कर रही थी, कह रही थी कि वो ये कब से करना चाहती थी और अब उसे और रुका नहीं जाता है। जायू के रिलेशनशिप के बारे में पता है। वैंग बिंग कहता है कि उसे उन दोनों के बारे में चिंता हो रही है अभी। मेंटर कहता है कि मेरा मकसद तुम्हारे साथ बात करने का ये था कि तुम उन दोनों के बारे में अभी चिंता करने लग गए हो, और सच तो यह है कि तुम उन दोनों के साथ परिवार बसा सकते हो। वैसे भी दुनिया खत्म होने वाली है और तुम उन दोनों को एक साथ रख सकते हो। और वैंग बिंग कहता है कि मेंटर, आप मजाक मत करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेंटर कहता है कि तुम मियो की फीलिंग्स को ठुकरा रहे हो, और वो गुस्सा में आ जाता है। वैंग बिंग कहता है कि मेंटर शांत हो जाओ। मेंटर कहता है कि दुनिया के आखिरी अंत में हमको अपने मन की करनी चाहिए, और मुझे मालूम नहीं है कि मैं कल का सूरज भी देख पाऊंगा। हम सभी के पास टाइम बहुत कम है, किसको क्या मालूम कब ज़ोंबी आ जाए, काट ले, या फिर दूसरी गैंग वाले मारने लग जाएं। और मियाओ बहुत कम उन लोगों से मिलती है जिन्हें वो पसंद करती है, और उसका मास्टर होने के नाते मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, और अब फैसला तुम्हारे ऊपर ही है। और उसे बस ऐसा ही कहना था। वो चला जाता है। वैंग अपने मन में कहता है कि कौन नहीं चाहेगा अपने पास दो खूबसूरत लड़कियों को, लेकिन अगर वो ऐसा करता है, उसे नहीं मालूम है कि जायू और मियाओ इसे एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। कमरे में जायू और मियाओ होती है। मियाओ कहती है कि उस टाइम पर वैंग विंग को वो ब्लेम नहीं कर सकती थी, और जिनये ने उसे ड्रग दे दिया था, और उसे लगता है कि वैंग विंग को भी उसने ड्रग दिया था, और इसीलिए ये सारी चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। जायू कहती है कि इसीलिए वैंग विंग बदल गया था, अब पता चला उसको भी ड्रग दिया गया था। मियाओ कहती है कि अब तुम्हें पता ही चला गया होगा कि वो सब कैसे हुआ, और हाँ, वैंग बिंग को ब्लेम मत करना, उसकी कोई गलती नहीं है और उसे ठुकराने की कोई जरूरत नहीं है। जायू कहती है कि मियाओ, क्या तुम भी वैंग को पसंद करती हो? और वो भी शर्माने लगती है। जायू कहती है कि मियाओ, मुझे गलत मत समझना, और मैं इसलिए नहीं पूछ रही थी कि तुम वैंग बिंग को उससे ले जाओगी। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर मियाओ भी वैंग को चाहती है तो वो। मियाओ कहती है कि जायू, ज्यादा मत सोचो, मैंने कह दिया ना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो दूसरे के बॉयफ्रेंड को छीने, और उसे वैंग बिंग पसंद नहीं है। जायू कहती है कि हाँ, पर मियाओ उसके मुंह पर हाथ रख देती है। मियाओ कहती है कि वो इन चीजों में पहले कभी नहीं पड़ी है और ना पढ़ना चाहती है, और हमें पास्ट को भूल जाना चाहिए। और जायू होती है, वो कहती है कि ठीक है, लेकिन वो अपने मन में सोचती है कि मियाओ को देख के ही लगता है कि वो भी वैंग को पसंद करती है। वैंग कहता है कि तो अब उसका जाने का टाइम हो चुका है और वो अब जाने वाला है। वो डांजो को कहता है कि
जब वो जाएगा तो तुमको इन सभी का ध्यान रखना है, ठीक है। डांजो कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं इन सभी लोगों का पूरा ख्याल रखूंगा। और छोटे बच्चे कहते हैं कि हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे और बस टाइम पर आ जाना। वैंग कहता है कि चिंता मत करो, वो टाइम पे पक्का आएगा और तुम लोग अपना ख्याल जरूर रखना। और मैं जाने लग जाता हूँ। और वो देखता है कि मिया और जैंग जायू में से कोई भी बाहर नहीं निकला होता है और वो एक कमरे में जाकर चला जाता है। डांजो कहता है कि वैंग बिंग कमरे में चला गया और यहाँ से वो बाहर कैसे जाएगा और यहाँ से वो वापस कैसे आए। वो छोटा बच्चा कहता है कि वैंग पहले भी ऐसे ही गया था और हमें भी नहीं मालूम है कि वो आखिरकार यहाँ से जाता कैसे है और वो 7 दिनों में वापस आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और डांजो कहने लगता है कि वैंग बिंग पक्का एक जादूगर है और उसी ने इस सीक्रेट को डिस्कवर कर लिया है और चिंता मत करो वैंग बिंग, वो इस सीक्रेट को किसी और को नहीं बताएगा। और वो अपनी रियल वर्ल्ड में आ जाता है। उनके शॉप का काम चालू था। वैंग बिंग कहता है कि वाह, मुझे नहीं मालूम था कि तुम दोनों इतना जल्दी काम करवा लोगे। तुमने शॉप को तो बनवा ही लिया और साथ ही साथ रेनोवेशन भी स्टार्ट कर दिया। और उसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हलचल है और यहाँ पर कई सारे बिजनेस भी हैं और कई सारे लोग यहाँ पर सामान खरीदने के लिए भी आ सकते हैं। और कहता है कि उसने इस जगह को खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया है। लीपिंग कहता है कि और जो डेकोरेशन हुई है वो भी तुम्हारे कहे अनुसार ही हुई है और ये ज्यादा लग्जरियस भी नहीं है और ये पूरा सिंपल है और वो लोगों को फील करवाएगी कि उन लोगों ने जो पैसे लगाए हैं वो थोड़े से। वैंग बिंग कहता है कि थोड़ा और पैसा लगाना इस पर कोई चिंता की बात नहीं है, जब तक वो लोग पैसा ना कमा ले वापिस, और वो जल्दी है पैसा कमाने शुरू कर देंगे। वोंगफी कहता है कि वैंग बिंग, क्या तुम्हें याद है वो जायंज जो हमारे साथ वो रेस लगा रहा था फरारी में और उसने हमें जिंगुआ के घर पर बुलाया है। वैंग बिंग कहता है कि आखिरकार उसने हमें पार्टी पे क्यों बुलाया है, क्या तुम उन्हें जानते हो। होंगफी कहता है कि उसने उन पर इंफॉर्मेशन गैदर करी है और वो लोग कोई आम अमीर नहीं है, बल्कि हम जायंज का एग्जांपल ले लेते हैं। वो हार्वर्ड का टॉप ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है और ग्रेजुएशन करने के बाद वो उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया सिलिकॉन वैली में और कई सारे सॉफ्टवेयर भी बनाए हैं और बहुत सारे पैसे कमाए हैं। और जो दूसरा था लियू, और वो तो उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा आगे है। उसकी फैमिली है वो सबसे अमीर टॉप 3 में आती है शहर के और वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है पढ़ाई में और उसने मिलिट्री में भी बहुत ज्यादा बढ़िया स्कोर किया था और उसने अमेरिका में भी फौजी की ट्रेनिंग करी है। वैंग बिंग कहता है कि क्या आर्मी और लियू के कई सारे कनेक्शन है और क्या उसके उसके पास से कई सारे वेपन और कई सारी और चीजें खरीदी जा सकती हैं। वैंग बिंग कहता है कि जब उसने उनके साथ कांटेक्ट किया था तो उसे लगा कि वो लोग ऑर्डिनरी लोग हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़े लोग निकले। और वैंग कहता है कि लेकिन तुम लोग उनके साथ दोस्ती कैसी हो गई। होंगफी कहता है कि जब हम आखिरी बार खाना खा रहे थे, जो जिंगपिंग था ना, उसे जायंज का पता चल गया था कि वो सॉफ्टवेयर डिजाइन में माहिर है और लीपिंग ने उससे सॉफ्टवेयर बनाने में मदद मांगी, इसीलिए हम उनके साथ थोड़ी सी और दोस्ती बढ़ गई है। वैंग कहता है कि तो ठीक है, हम भी एक ट्रिप पर चलते हैं। और वो लोग हाईवे पर अपनी गाड़ियां लेकर लियो के घर पर पहुंच जाते हैं। लियो कहता है कि आखिरकार तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। वैंग उसके मेंशन को देखकर कहता है कि वाह, अब तो पक्का यकीन हो गया है कि ये लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, ये विला बहुत ज्यादा बड़ा है और इस पे अच्छा खासा पैसा लगाया गया है और क्या उसे भी इतना बड़ा विला बनाना चाहिए। और लियो कहता है कि वैंग बिंग कहता है हाय, तुमसे मिलने बहुत टाइम हो गया। लियो उसको कहता है कि वैंग बिंग, क्या ये तुम्हारा पहली बार है यहाँ पर आना, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और वो मोनिका कहता है और उसकी जो मेड होती है वो आती है, वो कहती है और उससे कहता है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं और आज रात ये यहीं पर रहेंगे, तो जाओ इनके लिए कमरा तैयार कर दो और खाना भी बनवा लो। वो ओके मास्टर कहकर चली जाती है। वैंग बिंग उसके खरबूजे देखता है और जो उसके अंदर वायरस होता है वो उसकी ठर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और लियो पूछता है कि वैंग बिंग क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या। वैंग बिंग कहता है कि नहीं नहीं, उसको माइग्रेन हो रहा है, उसने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली थी इसीलिए। जो मेड होती है वो कहती है कि मास्टर, क्या मैं इनको कमरे तक ले जाऊं और हमारे पास एक पर्सनल डॉक्टर है उसके पास भी ले जाऊं क्या। वैंग बिंग कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बस थोड़ा पानी पिएगा तो ठीक हो जाएगा। और वो अपने मन में कहता है कि तुम बस मेरे पास मत आओ। लियो कहता है तो ठीक है फिर हम चलते हैं और वो डॉक्टर से उसे सर दर्द की दवाई दिलवा देगा। लिंपिंग कहता है कि क्या माइग्रेन, मुझे यकीन नहीं होता है और मुझे मालूम है कि तुम उसके कहाँ देख रहे थे। और वो सिस्टम आता है और कहता है कि आखिरकार ये प्लेयर लोग इतने ज्यादा गुस्से में क्यों होते हैं। और वो कहता है कि ये तो बस वायरस के साइड इफेक्ट थे। वो सिस्टम कहता है कि वो वायरस तुम्हारे डिजायरों को जगाने लगेगा और तुम अपने आप पर कंट्रोल खो दोगे, उससे अच्छा है कि तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। वैंग भी कहता है कि क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, यहाँ पर तो सारे के सारे सेक्सी हैं और वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करेगा। सिस्टम कहता है कि जब तक उसकी जो डिजायर है वो पूरी नहीं हो जाती है, इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं। वहाँ पर कई सारी मेड थी। लिपिंग कहता है कि हेलो लेडीज, और वैंग बिंग अपने दिमाग में कहता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा लड़कियां क्यों हैं,
मेरी तरफ मत देखो, वो अपने आप पर कंट्रोल खो देगा। जो लियो होता है वो उसे ही देख रहा था, और वो लोग जब उसके मेंशन में जाते हैं वो कहते हैं कि हमने मूवीज में कई सारे अमीर लोगों को देखा है, लेकिन हम कभी असली के अमीर के घर कभी नहीं आए थे, और हमने जो तुम्हारा घर देखा है वो बहुत ज्यादा आलीशान है, और ये घर भी नहीं कह सकते, इसे तो हम महल कह सकते हैं। और वो ये भी कहता है कि इस घर में बहुत सारा वैल्यूएबल एंटीक और कई सारी चीजें हैं और मूर्तियां भी हैं, और जो लियो के घर में कई सारे एंटीक पुरानी पुरानी कारें भी हैं और कई सारे वेपन्स हैं, वो बहुत ज्यादा महंगे हैं और वो कहीं और मिलते भी नहीं है। और जो जियांग होता है वो होंगफी को कहता है कि चलो हम दोनों जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसे देखने चलते हैं। वैंग बिंग एक बंदूक उठा लेता है और लियो कहता है कि ये बंदूक 100 साल पुरानी है और अभी तक इसको बिल्कुल अच्छे से संभाला गया है। वैंग बिंग कहता है कि उसे इन चीजों के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है और इसीलिए वो इनकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा। वैंग बिंग कहता है कि उसे नए बंदूकों में इंटरेस्ट है, और वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास है। वो कहता है कि क्या तुम्हें भी बंदूकों में इंटरेस्ट है मेरी तरह। और कहता है कि हाँ, नई बंदूकें भी हैं, क्या तुम ये सीक्रेट रख सकते हो। और आंख मारता है और वो एक जगह ले जाता है। वो अपनी आंख की मदद से फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से वो गेट खोलता है और कहता है कि चलो अंदर आ जाओ। जब अंदर जाता है वो देखता है कई सारी बंदूकें थी वहाँ पर, और आर्मर वार्मर सब थे, और वैंग बिंग का मुंह खुल जाता है इतना सब देखकर। वो लियो कहता है कि ये तो बस छोटा सा सामान है मेरा, और वो वैंग बिंग को एक AWM देता है। वैंग बिंग कहता है कि ये वेपन तुमने बहुत अच्छे से संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन ये तो यहाँ पर रखे हुए सड़ रहे हैं। और लियो कहता है कि वो इन लोगों को ऐसे थोड़ी सजा सकता है, और कहता है कि क्यों ना हम एक कंपटीशन रख लें। वो उसके शूटिंग रेंज में चले जाते हैं। वैंग बिंग कहता है कि क्या तुमने अपने घर में ही शूटिंग रेंज बना रखी है, और कहता है कि ऐसे कंपटीशन में मजा नहीं आएगा, क्यों ना हम एक बैट रखते हैं। और वो कहता है कि अगर वो हार गया तो वो उसकी फरारी उसकी, और अगर वैंग बिंग हार गया तो वो उसका एक काम करेगा। और वैंग बिंग सोचने लगता है कि पक्का ये कोई काम होगा जो वो खुद नहीं कर सकता है, और इसीलिए वो उसके साथ शर्त लगा रहा है। वो कहता है कि लेकिन मैं हारूंगा नहीं। वैंग भी कहता है तो ठीक है, फिर मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन वो कोई इलीगल काम नहीं करेगा। लियो कहता है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी निशाने पर भरोसा नहीं है। लियो अपनी गन उठाता है और गोली चलाता है। गोली चलाकर 9 नंबर वाले सर्कल पर लग जाती है। वैंग बिंग देखता है कि इसका निशाना तो बहुत अच्छा है, लगता है ये हर रोज प्रैक्टिस करता था। और वैंग बिंग कहता है सिस्टम शॉप खोलो, उसे 20 एक्सपीरियंस पॉइंट्स बुक्स खरीदनी है, और सभी के सभी जो शूटिंग किल को अपग्रेड कर दो। सिस्टम भी ऐसे करता है और वो गोल्ड काट कर उसके जो बुक होती है उसे दे देता है, और उसके 20,000 एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, और उसका जो शूटिंग स्किल थी वो 5वें लेवल तक पहुंच जाती है, और अब वो 300 मीटर तक निशाना लगा सकता है। वैंग बिंग कहता है कि वाह, इतना बुरा भी नहीं था। वो लियो कहता है कि ये तो बस थोड़ा सा चूक गया है, मैं इससे भी अच्छा कर सकता था। लियो कहता है कि लेकिन ये निशाना भी तुम नहीं लगा पाओगे इतना बढ़िया जितना उसने लगाया है। वैंग बिंग कहता है कि अब उसको सीरियस होना चाहिए। वो अपने मन में सोचने लगता है कि तुम अभी भी मेरे से बहुत ज्यादा पीछे हो, और अब वो फरारी उसकी हुई। वो भी बंदूक लेता है और देखता है कि को कितना मजा आ रहा है ऐसा करने में। जब उसने बंदूक उठाई और उसकी बॉडी अपने आप काम करने लगी, क्योंकि उसने जो एक्सपीरियंस पॉइंट इकट्ठा करे थे उससे उसकी बॉडी बंदूकों से और ज्यादा फेमिलियर हो गई, और उसकी बॉडी बेस्ट पोजीशन में बंदूक को पकड़कर खड़ी हो गई, और जो उसका जो टारगेट है वो भी उसे बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा था, और उसे ऐसे लग रहा था कि उसका टारगेट बिल्कुल ही उसके सामने खड़ा है और वो उसे आसानी से मार देगा। और वो निशाना लगाता है। लियो उसको देखता है, देखो तो इसको कैसे बंदूक को पकड़कर खड़ा है, और उसको इस टेक्निक के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और ये टेक्निक शायद इतनी भी बुरी नहीं है, और वो गोली चला देता है उसका। लियो का मुंह अजीब सा हो जाता है। वैंग कहता है कि लग गया, और क्या उसका निशाना तुम्हारे निशाने से बढ़िया था। लियो कहता है कि कहना पड़ेगा कि तुम्हारा निशाना तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन तुमने ये किया कैसे, और तुमने इतने बढ़िया निशाना कैसे लगा दिया। उसने टैंक के बीच में कई सारे गोलियां मारकर छेद कर दिए थे। लियो कहता है कि क्या तुम कोई मास्टर हो। वैंग कहता है कि नहीं नहीं, वो तो बस उसे गलती से लग गया। लियो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारी जितना अच्छा नहीं हूँ, और इसीलिए कहता है कि वो बैट हार चुका है, और वो अपनी कार की फरारी की चाबी उसे दे देता है। वैंग भी पूछता है आखिरकार तुम मुझसे क्या करवाना चाहते थे। लियो कहता है कि ये मैटर उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्या वो उसकी मदद करेगा। वैंग कहता है कि हम दोनों भाई हैं और वो उसकी मदद जरूर करेगा, पहले वो उसकी बात सुनेगा, और अगर वो उसकी मदद कर सकता है तो वो जरूर करेगा। और वो कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए है ली फैमिली को मदद सिखाने के लिए। वैंग कहता है कि क्या ली फैमिली, क्या ये तुम ली फैमिली की बात कर रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ लेजिंग और होंगफी जाएंग के साथ होते हैं और ऊपर दोनों चाय पीते हैं। वैंग कहता है कि क्या तुम्हारा भी वो उसके साथ पंगा है जिसका सरनेम ली है, ली गोंजी। लियू कहता है कि वो तो उसका सबसे छोटा बेटा है और उसके पास ज्यादा पावर नहीं है, और उसके साथ कोई पंगा नहीं है। उसका पंगा तो उसके बड़े भाई के साथ है। उसका बड़ा भाई
लियाओ, और जो उसका पापा है ली डेंग, वो है असली ग्रुप के लीडर, और जो उनकी कंपनी है वो रियल स्टेट, ट्रांसपोर्टेशन और सिटी अंडरग्राउंड इंडस्ट्री सब जगह में फैली हुई है। और उसके पास एबिलिटी तो है उनके साथ पंगा लेने की, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो उसको भी भारी नुकसान होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी फैमिली में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और वैंग कहता है कि क्या तुम भी उन लोगों को मारना चाहते हो? आखिरकार तुम दोनों फैमिली के बीच में क्या पंगा है? वो लियो कहता है कि ये सब एक लड़की की वजह से शुरू हुआ, सी यिंग। वो हमेशा से ही मेरी फेवरेट थी, और वो अकेली बेटी है जाओ फैमिली की, और हम एक दूसरे से प्यार करते थे, और हम दोनों ने पहले से ही तय कर लिया था कि वो एक दूसरे से ही शादी करेंगे और अपनी जिंदगी एक दूसरे के ही साथ बिताएंगे। और इसी समय वो जिम्बी ग्रुप था वो पावर में आ गया था, और एक पार्टी में वो लियो से मिला था, जो कि सबसे बड़ा बेटा था ली फैमिली का। और उस समय उन लोगों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो हमसे पंगा ले सके, और हमने भी नहीं सोचा था कि ये राक्षस शुरू से ही गलत काम करने की सोच रहा था। उसको सीइंग से कुछ लेना देना नहीं था, उसका मकसद था जाओ फैमिली। और जब उनकी और बातचीत बढ़ने लगी तो वो उसे भाई कहने लगा, और एक बार उसकी सीइंग से लड़ाई हो गई, और उस बास्टर्ड ने मुझे कहा कि तुम बस रिलैक्स करो, और उसने मेरी शराब में दवाई मिला दी और मुझे किसी और लड़की के बेड में घुसा दिया, और फिर सीइंग को बुलाकर हमें पकड़वा दिया। और सीइंग उनको देख लेती है, और वो लड़की भी, वो भी पहले से ही समझा दी गई थी, और वो भी कहने लगती है कि मास्टर आपकी गर्लफ्रेंड आ गई। और जब सिंह ने ये देखा अपनी खुद की आंखों से, तो मैं उसे कुछ समझा भी नहीं पा रहा था, और वो जितना भी उसे कहता, लेकिन वो लियो को माफ नहीं करती। और तभी उसी समय लियाओ आता है, और लियाओ ने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाओ फैमिली की तरफ, और उनकी बहुत ज्यादा मदद करी पैसे कमाने में, ताकि वो उनके सामने अच्छा बन सके और सिंह से शादी कर सके। और मैंने सिंह को कई बार मनाने की कोशिश करी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं उसने सिंह को क्या भड़काया था, और आखिरकार वो दोनों शादी कर लेते। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उनकी शादी पर हंगामा करने भी गया था, और मेरा वहां पर मजाक बना दिया गया। और बाद में जब मैं शांत हुआ तो मैंने उस जगह को छोड़ने का सोचा, और फिर वो अफ्रीका गया डायमंड बिजनेस चलाने के लिए। वैंग कहता है कि तो आखिरकार सिंह क्या हुआ, आखिर क्या वो अभी भी खुश है उसके साथ शादी करके? वो लियो कहता है कि अगर वो उसके अच्छा ख्याल रखता तो उसे भी खुशी होती, लेकिन वो बाप बेटा तो हमेशा से जाओ फैमिली को खाना चाहते थे, और जाओ फैमिली के लोग मरने लगे एक एक करके, और सीइंग भी मर जाती है। और उस समय वो सोच रहा था कि वो सीइंग का बदला ले, अगर उसकी जान भी जाती है तो जाने दे, लेकिन मेरी फैमिली वाले मुझे ये करने से रोक रहे हैं, और वो लोग मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि अगर मैंने एक लड़की के पीछे उनसे पंगा लेना चाहा तो वो लोग मुझे कोई मदद नहीं करेंगे और मुझे फैमिली से भी निकाल देंगे, और इसीलिए मैं और लोगों की मदद लेना चाहता हूँ इसको खत्म करने के लिए। वैंग पिंग, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम कर सकते हो, प्लीज मेरी मदद करो। और जिंगपिंग कहता है कि ये क्या हो रहा है, आखिरकार वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं? वैंग कहता है कि भाई, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता हूँ, अगर तुम उनसे के साथ पंगा लोगे तो दोनों तरफ नुकसान तो होगा ही, और मेरे जैसा ऑर्डिनरी बंदा उन लोगों के साथ कैसे लड़ सकता है? लियो कहता है कि ये तो सच है, लेकिन मैं तुम्हें झूठ नहीं कहूंगा। तुम्हें जानने के बाद मैंने तुम्हारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए किसी को भेजा था, और मुझे पता चला कि तुमने अकेले ही ब्लैक टाइगर ग्रुप के 2 हेडों को हरा दिया है, और तुम्हारी जो पैसे हैं वो भी एकदम से बढ़ गए, और मैंने तुम्हारे जैसा कोई दूसरा लड़का नहीं देखा इस शहर में जो जिसके पास ये सब हो। और अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो, और अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें चुपके से पैसा और आदमी लोग प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, और काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा भी दूंगा। वैंग अपने मन में कहता है कि वो कभी भी दूसरे फैमिलियों के मामले में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके दिल में से आवाज आ रही है कि शायद उसे करना चाहिए। वो आवाज उसे कह रही थी कि जितना उसका रिस्क होगा उतना बड़ा उसका रिवार्ड होगा। वैंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन लियो कहता है कि क्या सच में? लेकिन क्या? जब तक तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। वैंग कहता है कि उसे भी पता लगाना है कि आखिरकार ये फैमिली में रहकर लगता कैसे है, और नहीं तो इस सिटी में दूसरा किंग आ जाएगा। तो तुम क्या कहते हो? वो लियो कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम ली फैमिली को जड़ से खत्म करना चाहते हो? वैंग कहता है कि ली फैमिली के छोटे बेटे ने उस पर भी हमला कर रखा है, और मैं किसी और के इशारे पे काम नहीं करना चाहता। वो खुद ही उन पर हमला बोलना चाहता है, और उसे जो ली फैमिली है सारी की सारी खत्म चाहिए, और जब तुम जड़ को ही खत्म कर दोगे तो पेड़ भी नहीं रहने का। वो लियो कहता है कि क्या ये मेरा इल्यूजन है, या फिर इसका जो ओरा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखने में तो लगता है ये आम सा इंसान है, लेकिन अब वो उसे अजीब सी फीलिंग दिला रहा है। वैंग बिंग एक सिंपल सा पर्सन नहीं है। लियो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम पूरी फैमिली को खा सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और पहले वादा करो, फिर तुम्हें रिवार्ड मिलेगा। वैंग कहता है कि तो ठीक है, और वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। उनकी डील सेट हो गई थी। अब वो
गर्म पानी में नहाते हैं। लीपिंग कहता है कि पैसा कितना अच्छा है, हॉट स्प्रिंग में नहाकर बड़ा मजा आ रहा है। और वैंग बिंग भी पानी में आराम से मजे कर रहा था। उसके जो गुस्से की वैल्यू थी वो भी आराम से कंट्रोल हो रही थी। वैंग बिंग पानी के अंदर ही था और बाकी लोग निकल गए थे और कहते हैं कि वैंग बिंग तुम क्यों नहीं आ रहे हो। वैंग बिंग कहता है कि तुम लोग जाओ, वो यहीं पर मजे कर रहा है, उसे मजे आ रहे हैं। वो अपने आंखों पर टॉवल रखा होता है और वो पूरा खुश था। और तभी एक लड़की आती है और कहता है कि अरे अभी तो मैंने तुम्हें कहा कि तुम जाओ, तुम वापस क्यों आ गए। वो लड़की होती है, वो कहती है कि मैं मोनिका हूँ और मास्टर ने मुझे कहा है कि तुम यहाँ पर अकेले हो और उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। वो कहता है कि क्या मोनिका, अपने कपड़े उतार देती है। वह कहता है कि मिस सिस्टर, और वो कहता है कि तुम गलत जगह पर आ गई हो, ये लड़कों का एरिया है और यहाँ से प्लीज चले जाओ वरना वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मोनिका कहती है कि यंग मास्टर ने उसे भेजा है और यहाँ पर मेल फीमेल का अलग बात एरिया नहीं है और मेल फीमेल दोनों एक ही बात शेयर करते हैं। और यंग मास्टर ने ये भी कहा है कि तुम शुरुआत से ही उस पर डोरे डाल रहे थे और अब तुम शर्मा क्यों रहे हो। और मास्टर ने उसे ऑर्डर दिया है तुम्हें सर्व करने का, तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। वह कहता है कि आखिर ये कौन सा साल है, क्या यहाँ पर सभी मेड को ये करना पड़ता है। मोनिका कहती है कि इस घर में मेड बहुत अच्छे पैसे लेती हैं और उनको मास्टर का कहना मानना पड़ता है। और वो वैंग बिंग के कमर पर पैर रखती है और कहती है कि और हाँ, हमें जो यंग मास्टर के दोस्त आते हैं उन्हें भी सर्व करना पड़ता है। वैंग शर्माने लगता है और कहता है कि इसके पैर तो बहुत ज्यादा स्मूथ है। मोनिका कहती है कि क्या हुआ। वैंग कहता है कि मुझे माफ कर देना और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो पहले ही मियो और जायू के साथ करके बचता रहा है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ मिस, तुम अपने आप नहाकर चली जा। मोनिका उसे पकड़ देती है और कहती है कि रुको मास्टर, मुझे मत छोड़कर जाओ, अगर तुम अभी चले गए तो मास्टर सोचेंगे कि उस मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा है और शायद मास्टर उसे नौकरी से भी निकाल दे। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। वह कहने लगता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और कहता है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मोनिका कहती है रुको रुको, एक मिनट रुको। वह कहता है कि तुमने मुझे फोर्स किया है और अब भागने की कोशिश मत करो। और मोनिका बेड पर होती है और उसके पास लियो आता है। मोनिका कहती है कि यंग मास्टर, मुझे माफ कर देना और रात को जो हुआ इसलिए वो लेट उठी है। लियो कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वैंग कहाँ है। मोनिका कहती है कि क्या बाकी लोगों को कहा, क्या हुआ। कल रात वो सारी रात करता रहा और वो गायब हो गया इतनी जल्दी। वो अपनी फरारी लेकर जाने लगता है। लियो कहता है कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रहा है। अपनी फरारी लेकर चली जाता है और वो लियो को मैसेज देता है और कहता है कि उसे 2 दिन के लिए कुछ काम है और वो एक लिस्ट भेज देगा सामान की और वो लियो उसे उसके घर पर पहुंचा दे और 2 दिनों के बाद वो ली फैमिली से निपटने के लिए आ जाएगा। लियो कहता है कि ली फैमिली, तुम रुको मेरे लिए, अभी मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ दूंगा और भागने की कोशिश मत करना क्योंकि भाग नहीं पाओगे। और वो एक होटल के पास आ जाता है, वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है। बाकी लोग सेल्फी लेने लगते हैं। वाह कितनी बढ़िया बोट कार है, फरारी फरारी, जल्दी देखो, फोटो लो, मेरी फोटो लो। वो अपने मास्टर के पास आता है और कहता है कि मास्टर सॉरी, मैं लेट हो गया। ली जैंग होता है, वो उसकी तरफ चाय का कप फेंक देता है और कहता है कि जवान लोग कभी समय पर नहीं आते, उन लोगों को समय पर आना चाहिए। और वैंग अपने मन में सोचता है बस इतना सा मास्टर, इस चाय को तो मैं यूं पकड़ दूंगा, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं। और कहता है थैंक यू मास्टर चाय के लिए। लेकिन वो चाय उसके हाथ में आने से पहले घूम कर उसके सिर पर लग जाती और वो ली जैंग कहता है कि मुझे देखने दो, आखिरकार तुम 2 दिनों में कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। और वो कहता है कि मैं 2 बार तुमसे नहीं पिटने वाला हूँ मास्टर। और वो अपना मुक्का ली जैंग पर मारता है लेकिन वो ली जैंग उसे पकड़ देता है और वैंग अपने मन में सोचता है कि इस बार भी मास्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो घुमा देता है वैंग को। वैंग अब कहता है कि मास्टर के हाथ तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और भयानक है। वो उसको गोल गोल घुमा कर पटक देता है और ली जैंग कहता है कि अरे रे रे रे, ये अच्छा नहीं हुआ और मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था और मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही घुमा दिया। वैंग कहता है कि मास्टर मेरे साथ बातें मत करो, मुझे उल्टी आ रही है। लीजन कहता है कि वैंग बिंग, उसने अपनी ब्रूट फोर्स यूज करी है इसीलिए तुम अजीब सा फील कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। आओ मेरे साथ चाय पियो और फिर मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। वैंग कहता है कि थैंक यू मास्टर। और जब लीजेंग उसको हाथ लगाता है तो वो कुछ फील करता है और लीजेंग कहता है कि क्या तुम इन 2 दिनों में किसी स्ट्रेंजर से मिले थे। वह कहता है कि नहीं तो। वो कहता है कि मैंने जब तुम्हें छुआ तो मेरे को बहुत ज्यादा शैतानी फील हुई तुम्हारी बॉडी में, लेकिन जब 2 दिन पहले तुम मुझसे मिले थे तो तुम्हारी बॉडी ऐसी नहीं थी। वैंग कहता है कि शायद उसे थोड़ी ठंड लग रही है इसीलिए ऐसा आपको लगा। और वैंग अपने मन में सोचता है कि क्या मास्टर को जो मेरी बॉडी में हो रहा है उसका पता चल रहा है। लीजेंग कहता है कि ये बुरी आत्मा बीमारी की तरह नहीं है, ये बुरी आत्मा डेड बॉडी की तरह है। और सच्ची बताओ क्या तुमने कोई डिस्ट्रक्टिव एक्सरसाइज करी है। वैंग बिंग कहता है कि मास्टर आप शांत हो जाइए, आपने मुझे अपना चेला बनाया है और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और मैं आपकी बात को कैसे मना कर सकता हूँ, वो तो बस आपसे सीखना चाहता है। लीजेंग कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है और जो तुम दूसरे लोगों से सीख रहे हो तुम्हें याद रहना चाहिए कि तुम्हें जो डिस्ट्रक्टिव स्किल है उन्हें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, वो तुम्हें ही डिस्ट्रॉय कर देगी।
और अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हें ये जो कॉर्प्स की है तुम्हारी बॉडी से निकालता हूँ। वैंग कहता है कि क्या कपड़े उतारो? हाँ कपड़े उतारो और बकवास मत करो। वो कपड़े उतार कर बैठ जाता है। ली जैंग उसके पीछे हाथ रखता है। वैंग अपने मन में सोचता है कि ये एक चाइनीज टेक्निक है, क्या सच्ची में ऐसी टेक्निक ज़ोंबी वायरस को निकाल पाएगी? ली जैंग कहता है कि थोड़ा शांत हो जाओ, नहीं तो इसको निकालना मुश्किल होगा। और वो अपनी एनर्जी से टेक्निक करना चालू कर देता है और अपनी आंख खोलता है और घबरा सा जाता है। और वैंग होता है वो बैठा होता है और एकदम से वो ज़ोंबी बनने लगता है। और ली जैंग कहता है कि उसने अपनी ट्रू की एनर्जी यूज करी है तुम्हारी एविल की को निकालने के लिए, और तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है। और ली जैंग अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये जो बुरी आत्मा है ये कितनी ज्यादा बुरी है, और ऐसा लग रहा है कि ये वैंग बिंग की बॉडी में बढ़ रही है और ये वैंग बिंग को चोट भी पहुंचा सकती है। और वो फिर से यूज करता है। वैंग बिंग फिर से ज़ोंबी सा बनने लगता है। ली जैंग कहता है कि शांत रहो, और वो अभी अपनी ट्रू एनर्जी यूज करेगा, फिर से अपनी टेक्निक यूज करता है। और वैंग कहता है कि अब की बार वो अच्छा फील कर रहा है, जैसे उसकी बॉडी रिलैक्स हो गई हो। और अपने मन सोचता है कि आखिरकार मास्टर ने ये क्या किया है, ये इतनी जल्दी काम कर गया है। अब हम देखते हैं कि जो उसके ब्लड में वायरस होता है वहाँ पर ली जैंग की येलो कलर की प्योर की एनर्जी आती है। और वैंग अब कहता है कि अपने मन में उसे लग रहा है कि जैसे उसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो हो रही है, और वो उन दोनों की एनर्जी को एक साथ मिलाना चाहता है ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाए। सिस्टम कहता है कि बधाई हो प्लेयर, तुम्हारे पास एक नई स्किल अनलॉक हो चुकी है, और वो होती है टाई ची, जो अपने मास्टर से सीखने वाला था। और टाई ची उसके कई सारे पॉइंट बढ़ा देगी, स्ट्रेंथ, स्पीड और भी कई सारी। और उसका भी करंट लेवल 1 है, और अपग्रेड करने के लिए उसे 100 टाई ची स्किल चाहिए। वैंग खुश हो जाता है और कहता है कि उसने वायरस को निकाल दिया है और कुछ किया भी नहीं है, और उसे एक नई स्किल मिल गई। ली जैंग होता है वो थोड़ा सा सांसें भरने लगता है। वैंग बिंग कहता है कि मास्टर, क्या आपने अपनी ट्रू एनर्जी मेरे अंदर रिलीज करी है? क्या आपको दर्द हुआ? ली जैंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मैंने तुम्हारे अंदर ट्रू की एनर्जी रिलीज करी थी। ये थकावट उसी की वजह से है, और जो तुम्हारे अंदर एविल की थी वो तुम्हें मार देती, लेकिन उसने अपनी की मदद से तुम्हें प्रोटेक्ट कर लिया है। और जो इविल स्पिरिट थी अब तुम्हारे बॉडी पर कब्जा नहीं करेगी, और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, और अब तुम्हारे अंदर मेरे स्ट्रेंथ के 3 पॉइंट आ चुके हैं। और वैंग कहता है कि मैं आपकी कैसी स्ट्रेंथ ले सकता हूँ, क्या मैं आपको वापस कर सकता हूँ? और वैंग अपने मन में कहता है कि ये जो एविल स्पिरिट है वो उसे मारेगी नहीं, और मास्टर ने अपनी की एनर्जी मुझे दे दी, और अभी वो शर्मिंदा है। वो मास्टर वैंग के कंधे पर हाथ रखता है। डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है। पिछले एपिसोड में ली जैंग वैंग बिंग के अंदर अपने एनर्जी पॉइंट रिलीज कर देते हैं, और जो उसके अंदर का वायरस होता है उसके साथ वो एनर्जी पॉइंट मिल जाती है, और वैंग बिंग को टाई ची की नई स्किल अनलॉक हो जाती है। और अब आगे ली जैंग कहता है कि नौजवान, तो क्या हो गया, मैंने अपने स्किल के 3 पॉइंट तुम्हें दे दिए हैं, लेकिन अभी भी तुम मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर हो, और मैंने तुम्हें अपना चेला बना लिया है, और इसीलिए मुझे तुम्हारा ख्याल भी रखना है, नहीं तो उसकी जो एबिलिटी है वो आगे किसको पास करेगा। वैंग बिंग, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो बस अपनी स्किल तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे तो बस ये डर है कि कहीं तुम गलत रास्ते पर ना भटक जाओ, और तुम्हारा मास्टर होने के नाते जब तक तुम मेहनत करोगे और कहीं गलत रास्ते पर नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। वैंग बिंग रोने लगता है और कहता है कि मास्टर, आप तो मेरी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, और मैं आपका ये कर्जा कैसे चुका पाऊंगा। और अपने मन में सोचता है कि मास्टर तो बहुत ज्यादा दयालु है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और अब मुझे क्या करना चाहिए। वैंग कहता है कि आप चिंता न करें मास्टर, मैं आपके सिखाई हुई सारी बातें याद रखूंगा और कभी भी कोई क्राइम नहीं करूंगा, और मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा उसके सामने। वो मत्था टेकता है। ली जैंग कहता है कि अच्छे अच्छे, बहुत बढ़िया, और फ्यूचर में चाइनीज मार्शल आर्ट में तुम्हें सिखाऊंगा और तुम और ज्यादा हाई लेवल पर बढ़ने लगोगे। वैंग कहता है, मैं अपने मास्टर का कभी भी ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। ली जैंग कहता है, वैंग बिन, अब मुझे लगता है कि तुम अच्छे से बैठ जाओ। वहाँ पर लोग उसे देख रहे थे वो कुत्ता बना हुआ था, ऐसा लग रहा था। वैंग बिंग कहता है कि मास्टर, क्या हमें अभी भी प्रैक्टिस करना चाहिए? ली जैंग कहता है कि हाँ, अब हमें मेरे घर चलना चाहिए, वहाँ पर कोई भी नहीं है हमें डिस्टर्ब करने वाला। वो उनकी वैंग बिंग की फरारी में ली जैंग के घर चले जाते हैं, और वैंग उसके घर जाकर उसको पता चलता है कि मास्टर तो बहुत ज्यादा हाई क्लास, और उसका घर है बहुत ज्यादा पुराना है और लग्जरियस है, और जो डेकोरेशन थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया थी, और ये जिस जगह पर है वो कम से कम कई करोड़ों की होगी। और मास्टर ने मार्शल आर्ट छोटी उम्र में ही सीखना शुरू कर दिया था, और उन्होंने आर्मी को बचपन में ही ज्वाइन कर लिया था, और कई लड़ाइयाँ भी लड़ी, और पर्सनल बॉडीगार्ड भी बना है बहुत बड़ी हस्तियों के लिए। और उन्होंने अपना सारा पैसा बचाया और इस मैंशन को खरीद लिया, लेकिन इस मैंशन में एक भी नौकर नहीं है। और मास्टर बताता है कि उसकी जो बीवी है और बच्चे हैं वो एक एक करके बाहर रहने लग गए, और उसके बाद वो मास्टर उसे सिखाने लगता है
और अब उसके पास फ्यूचर में बहुत ज्यादा टाइम है और वो इन मूवमेंट को आसानी से याद कर पाएगा और इस तरीके से वो अपने आप को ट्रेन कर सकता है अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जाकर। और जो रियल वर्ल्ड में उसकी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ जाएगी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो छोटी ही एज में बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। वैंग ये भी कहने लगता है कि अगर वो ये प्रैक्टिस करेगा कहीं वो बूढ़ा ना हो जाए। वो ली जैंग उसको थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो बंदे बच्चे। वैंग कहता है कि कुछ नहीं बस कुछ ख्यालों में गुम हो गया था। ली जैंग कहता है कि ये मार्शल आर्ट है, जो इसे प्रैक्टिस करता है उसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए और चलो कंटिन्यू करते हैं। वैंग बिंग कहता है कि ठीक है मास्टर, और वो प्रैक्टिस करते हैं। बाद में वैंग बिंग अपने मेंशन में आ जाता है। वैंग बिंग को लियो फोन करता है और कहता है कि जो तुमने मुझसे मांगा था मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है और तुम्हारे घर पर पहुंचा दिया है। वैंग बिंग कहता है कि तो ठीक है, मैं अभी उसे देखने जाता हूँ। वैंग बिंग कहता है कि लेकिन ये कपड़ा तो बहुत ज्यादा पतला है और ये ज़ोंबीज की बाइट को कैसे रोक पाएगा, क्या ये बुलेट प्रूफ भी है। और वो लियो कहता है कि अरे हाँ भाई, ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल कपड़ा है लेकिन ये खास लेबोरेटरी में बना है और ये लड़ाइयों के लिए खास बनाया गया है। अगर ये पहनकर तुम्हें गोली भी लगती है तो तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा और गोली तुम्हें बॉडी पर छू नहीं पाएगी। और उसे ये आइटम बड़े कनेक्शन से यूज करके मिला है और इसे बर्बाद मत करना। वैंग भी कहता है कि लगता है ये आइटम तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और थैंक यू इसके लिए। और वैंग भी कहता है कि मैंने जो तुमसे बुलेट प्रूफ कार मंगाई थी लेकिन ये तो एक मिलिट्री की गाड़ी लग रही है, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया है। लियो कहता है कि अरे कुछ नहीं, ये बस सेफ्टी के लिए है और आर्मी के व्हीकल से ज्यादा अच्छा और बुलेट प्रूफ चीज क्या हो सकती है। और चलो फिर हम कभी मिलते हैं बाद में। वैंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा और हम अपने बिजनेस के बारे में बात करेंगे और फिर ली फैमिली के साथ जो हमें करना है वो करेंगे। वो फोन काट देता है और वैंग कहने लगता है कि अपोकलिप्टिक वर्ल्ड जाने से पहले उसे कुछ पेट भर के खाना चाहिए। वैंग कहता है कि उसके अंदर वायरस घुसने के कारण अब उसे जो नॉर्मल खाना था वो घटिया लगने लगा है और इसीलिए वो मीट शॉप पर आ जाता है। और वैंग कहता है कि अभी उसे लग रहा है जैसे वो एक राक्षस है और उसे जो ताजे मीट की जो सुगंध है वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। उसके मुंह में से पानी आ रहा था और वो जो मीट को देख रहा था और कहता है कि इसको खाकर उसकी भूख मिट जाएगी और वो अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में आ जाता है। वैंग आता है और कहता है कि मैं आ चुका हूँ। हेलो। वो देखता है यहाँ पर तो कोई नहीं है। कहता है कि आखिरकार ये लोग कहाँ गए, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है और ये लेटर क्या है, क्या ये मेरे लिए है। लगता है ये जायू ने उसके लिए लिखा है और शायद उसने उसे माफ कर दिया है। उसमें लिखा था कि वैंग, जब तुम ये लेटर पढ़ोगे तो हम यहाँ से जा चुके होंगे, हम इसीलिए नहीं गए हैं कि ताकि हम तुम्हें छोड़ सके। और वो बताते हैं कि उन्हें आर्मी वाले लोग मिले हैं और वो लोग एक बड़ी जगह से आए हैं और उनका मकसद है कि वो इंसानों को एक सेफ जगह पर पहुंचा सके। वैंग कहता है कि क्या एक बड़ी जगह जहाँ पर इंसान रहते हैं, ऐसी तो जगह हम ढूंढ रहे थे। और जो उनकी टीम पास आने लगी तो हमें पता चला कि वो लोग कहीं लार्ज मीटिंग पास जा रहे हैं और हमने तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन जो ऑफिसर होते हैं वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। और जो मिलिट्री कमांडर होती है उन लोगों का एटीट्यूड बहुत ज्यादा अकड़ू टाइप था और हम उनसे लड़ाई नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमें उनकी बातें माननी पड़ी। और अगर तुम वापस आते हो तो इस लेटर को पढ़ते हो तो हमें ढूंढने के लिए साउथ की तरफ चल पड़ना, हम वहीं पर जा रहे हैं और वहाँ पर एक होटल सा होगा, कुछ रेजोर्ट, उसका नाम है योर लिटिल मून। वैंग देखने लगता है कि क्या साउथ में जो वो कार लेकर आया है वो आसानी से उस जगह पर पहुंच सकता है और जायू मियाओ अभी थोड़े ही देर में वो उन्हीं के पास होगा। वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे रोड पर। ज़ॉम्बीज देखते हैं और उनके भी सर चकराने लगते हैं। जायू बुलेट लेकर आया था रियल वर्ल्ड में से और ज़ॉम्बीज सारे उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो कहता है कि इस बुलेट ने इन ज़ॉम्बी लोगों की अटेंशन ग्रैब कर ली है और ये लोग मेरी बॉडी में जो किंग ऑफ ज़ॉम्बी की पावर है वो फील कर पा रहे हैं और इसीलिए उन लोगों में से कोई भी मेरी तरफ आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। और वह कहता है कि चलो फिर, अब उसे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारने हैं उसकी स्किल को अपग्रेड करने के लिए। और एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वैंग अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि ये ज़ॉम्बीज की स्ट्रेंथ है बाकी ज़ॉम्बियों से थोड़ी सी ज्यादा है। वैंग अपनी बंदूक निकालकर उसको हेडशॉट दे देता है और कहता है कि तुम जैसे नुबड़ों के साथ तो लड़ना बहुत ज्यादा आसान है। और वो अपनी मोटरसाइकिल चलाता है और साउथ की डायरेक्शन चल देता है। वहीं पर जो आर्मी वाले होते हैं वो भी और लोगों को सेफ जगह पर लाते हैं। वहाँ पर कई सारे लोग थे और आर्मी वाले कहते हैं कि अरे तुम चिंता मत करो, यहाँ पर तुम एंजॉय कर पाओगे। वो सभी लोगों को खाना दे रहे थे और वहीं पर मेंटर और पूरी उनकी गैंग होती है, वो लोग दूध पी रहे थे। मेंटर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, उन्हें यहाँ पर बहुत सारी डिलीशियस खाना खाने को मिल रहा है। और वो छोटा बच्चा कहता है कि वो भी खाना चाहता है लेकिन यहाँ पर जो खाना मिल रहा है बहुत ज्यादा अजीब सा है और मुझे ये नहीं खाना है। और उसे तो वैंग की याद आ रही है और वो उसके साथ रहता था तो वो हर टाइम मीट खा सकता था। मेंटर कहता है कि हो जाओ,
जोर से बात मत करो। क्या तुम और लोगों को बताना चाहते हो कि हम लोग हर रोज मीट खाया करते थे? जायु कहती है कि अरे भाई तुम चिंता मत करो, अब हम एक टीम है और अगर हमने उन लोगों को अपने खाने के बारे में बता दिया तो हमें नहीं मालूम है कि वो लोग हमारे साथ क्या करेंगे। और मियो भी कहती है कि छोटे बच्चे ध्यान रखो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। वो छोटा बच्चा कहता है कि मुझे माफ कर देना और आगे से वो ऐसी चीजें नहीं करेगा। वो छोटी लड़की उसको सॉसेज देती है और ये कहती है कि वैंग ने उसे दिया था जाने से पहले। ये डोंजो की बहन थी और वो कहती है कि मेरे भाई ने इसे खाया नहीं था और उसने ये मुझे दे दिया था और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। वो छोटा बच्चा कहता है कि ये लेकिन क्यों? और वो कहता है कि उसे ये नहीं खाना है और वो एक सबसे छोटी बच्ची होती है उसकी तरफ हाथ कर देता है और कहता है कि वो सबसे छोटी है, उसे खाना चाहिए। और वो कहता है कि वो वैंग की आर्मी में सबसे बढ़िया सोल्जर है और वो कमजोर कमजोर कैसे पड़ सकता है जब वो भूखा है। वो कुछ खाना तो चाहता है लेकिन वो छोटी बच्ची ले लेती है और खाने लगती है। मेंटर कहता है कि बहुत ज्यादा बढ़िया, तुम तो बहुत कुछ सीख रहे हो। जायु कहती है कि यहाँ पर थोड़े दिनों से रहने के बाद और इन लोगों पर ध्यान रखने के बाद पता चलता है कि ये सोल्जर लोग हमारी चिंता करते हैं और कल रात ज़ोंबीज ने उन पर अटैक किया था लेकिन फिर भी उन लोगों ने उनके साथ लड़ाई करके उन्हें मार दिया और सुबह हम लोगों के लिए खाना बनाया। मियो कहती है कि हाँ, और आज रात भी मुझे लगता है ज़ोंबी हमला कर सकते हैं और उन लोगों ने बहुत सारे जवान अपने खो दिए हैं। और जायो कहती है कि क्या हमें अपने बचे हुए चावल उन लोगों को दे देने चाहिए? मेंटर कहता है कि ये अच्छा आइडिया है और हम लोगों ने कई दिनों से मजे कर चुके हैं और हमें अपना बचा हुआ खाना उन्हें दे देना चाहिए। डोंजो कहता है कि वो भी इस बात से सहमत है, ये जो आर्मी में लोग हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और अगर वो भरपेट खाना नहीं खा पाएंगे तो उनके अंदर जान नहीं रहेगी ज़ोंबी से लड़ने की। जायु कहती है कि अब सब लोग मान ही गए हैं तो जायु और मैं उन्हें चावल देने के लिए जाते हैं। वो कमांडर की बेटी होती है, अपने मन में कहती है कि अभी भी उसको बहुत ज्यादा काम करना बाकी है। पहले उसे जो यहाँ पर लोग हैं उन लोगों की इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। वो इन्फॉर्मेशन लिखी रही थी, उसके पास एक उसका आदमी आता है और कहता है कि कमांडर, आपने बहुत ज्यादा आराम नहीं किया है कल रात से और आपने ज्यादा खाया भी नहीं है। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ, तो प्लीज आराम करो जितना हो सके और खाने के बाद सो जाना थोड़ी देर के लिए। आप अपनी बॉडी को ज्यादा नुकसान मत पहुंचाओ। कमांडर कहती है ठीक है, और मुझे मेरी बॉडी के बारे में पता है। और वो फूड के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं थोड़ी सी थक चुकी हूँ लेकिन अभी उसे नींद नहीं आ रही है और वो उसके जो सोल्जर मरे होते हैं उन्हीं के नाम देख रही थी। और वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम है कि आखिरकार ये ज़ोंबीज इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन गए हैं और हमने तो अभी शुरू किया था और हमने अपने 20 जवान खो दिए हैं। वो उसका फौजी कहता है यही तो हमारा काम है, और लोगों को बचाने के लिए अपनी जान देना, और जो हमारे पास जानकारी है वो बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए हमारे बहुत सारे लोग मर गए हैं। और जायु कहती है कि हेलो आप लोगों, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और कहती है कि आप लोगों ने ज्यादा कुछ खाया नहीं है और हमारे पास चावल है जो हम आपको देना चाहते हैं और हमारे पास ड्राई फूड भी है हमारे बैग में और आप ये भी ले लो। वो फौजी कहता है कि अरे वाह, तुम्हारे पास सच्ची में चावल है। और वो कमांडर पूछती है कि आखिर क्या तुमने ये सारा खाना अपने आप ढूंढा है? जायु कहती है कि हाँ, और हम चाहते हैं कि आप ये सारा खाना और लोगों में बांट दो, इसीलिए हमने ये जो बचा चावल था आप लोगों को दिया है। और यहाँ पर जायु कहती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खाना नहीं है, इसीलिए आप ये जो हम खाना दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट कर ले। वो कमांडर कहती है कि आपका धन्यवाद लेकिन हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जायु कहती है कि क्यों? कमांडर कहती है कि अब खाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है पाना और हम एक सोल्जर हैं और हमें ऐसे दूसरों की चीजें नहीं लेनी चाहिए, और अगर हम भूखे हैं फिर भी हमारी ड्यूटी है आप लोगों को प्रोटेक्ट करने की, यही हमारा मिशन है। और जो उसका दूसरा फौजी होता है वो चावल ले लेता है। कमांडर कहता है कि प्लाटून लीडर लिल, प्लीज उनके चावल उनको वापस कर दो, हम सोल्जर हैं। लीडर लिल कहता है कि आपने सुन लिया होगा हमारे कमांडर का कहना, तो प्लीज इसे वापस ले ले। मियो कहती है कि हाँ ये सच है, हम एकदम से आ गए हैं और हमें भरोसा है कि आप लोग इस खाने का ख्याल रख सकते हैं। और जो वहीं पर लोग होते हैं उनमें से एक लाल शर्ट वाला होता है, वो देखता है और कहता है कि क्या क्या ये चावल है? इसके पास इतने ज्यादा चावल कैसे आ गए? और वो एक हंसने लगता है और कहता है कि और जो लाल शर्ट वाला होता है वो अपने भाई के पास आता है और कहता है कि बड़े भाई, मैंने यहाँ पर कुछ देखा है। और वो कहता है कि मैंने यहाँ पर दो लड़कियों को बहुत सारा अपने हाथों में खाना लिए हुए देखा है। और वो बंदा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या, जल्दी चलो मेरे साथ, कहाँ है वो लोग? मियो कहती है कि मैं भी तुम्हारे तरह एक पुलिस वाली थी और लोगों की मदद करना ही मेरी ड्यूटी थी और ऐसा लगता है कि हमारा मिशन एक ही है। कमांडर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो और क्या आप लोगों ने और लोगों की मदद करने के लिए इस कोड को देने की सोची है? सायु कहती है कि क्या आप इसको अब एक्सेप्ट कर सकते हैं और बाकी लोगों में बांट सकते हैं?
और हमें क्या मालूम नहीं है कि आगे आखिरकार हमारे साथ क्या हो सकता है। वो कमांडर्स को इनको सल्यूट करती है और कहती है कि आप लोगों का थैंक। और वो जो लीला होता है उसे कहती है कि खाना ले लो और सभी में बांट दो, और वो भी ऐसे ही करने लगता है। और जो लाल शर्ट वाला होता है अपने गैंग को ले आता है और कहता है कि उसने सही कहा था, और वो कहता है कि अभी सुबह तो बहुत कम खाना था और देखो अभी यहाँ पर कितनी बोरियां आ गई हैं, इन लोगों ने ये सब छुपा के रखी थी। और वो कहता है कि आखिरकार तुम लोग क्या बातें कर रहे हो और लोगों को ये बांटने की, ये चावल तुम लोगों ने छुपा के रखे थे और अभी तुम लोग आपस में खाने वाले हो। और नील कहता है कि आखिर तुम ये बातें बिना प्रूफ के कैसे कह सकते हो, और हमारे कमांडर ने खाना नहीं खाया है ताकि तुम लोग खा सको। मियो कहती है कि आखिरकार ये लोग वो कौन है कौन। मियो कहती है कि आखिरकार इन लोगों के साथ हुआ क्या है, इनकी आंखें इतनी चमक क्यों गई है चावल देख के। वो कमांडर कहती है ये एक गुंडा है और हर जगह गड़बड़ करता, मुसीबतें खड़ी करता, परेशानी खड़ी करता फिरता रहता है। और वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं है, तो ये क्या है, आखिर इस बैग में है क्या है, गोबर है क्या इसमें, और तुम लोग इस खाने को रखना क्यों चाहते हो, ये तो हम लोगों को अपने पास रखना चाहिए। और वो और लोग भी उन्हीं के साथ देने लगते हैं। मियो कहती है कि जो इसने कहा है वो और लोगों को भड़का रहा है और हमें इसका मुंह बंद कर देना चाहिए, नहीं तो और लोग उसके साथ मिलकर पता नहीं क्या कर देंगे। कमांडर कहती है कि ये इतना आसान नहीं है इनका मुंह बंद करना। जायु कहती है कि सबसे ज्यादा बड़ा नमूना तो मुझे तुम लग रहा है, और वो अपनी बंदूक निकाल लेती है और वो कहती है कि ये मेरा चावल है और मैं जिसे चाहूँ उसे दे दूं, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने बात करने की, और जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उसका वो सर उड़ा देगी। और वो कहने लगता है कि देखो देखो मुझे गन से डरा रही है, भाइयों तुम लोग भी अपने हथियार निकाल लो। वो लोग अपने डंडे वंडे निकाल लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग एक समुराई ग्रुप है, और कहीं तो चाकू लेकर भी आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि मिस मेरे कई भाई हैं यहाँ पर, और जो तुम्हारी खिलौने वाली बंदूक है क्या सभी को मार पाएगी, और अगर तुम इतनी दयालु हो तो तुम हम लोगों को मार दोगी। जायु कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं मार सकती, मेरे पास बहुत गोलियां हैं और सबसे पहले वो तुम्हें ही मारेगी। वो कमांडर कहती है कि अपनी बंदूक नीचे कर दो और वो उनको संभाल लेगी। वो कमांडर के पास जाती है और कहती है कि जहाँ तक मुझे मालूम है कि तुम ही इन लोगों के लीडर हो, और जब ज़ॉम्बीज़ आए थे तो सबसे पहले तुम ही भागे थे और चिल्ला रहे थे, और क्या तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी भी है तुम इस खाने को प्रोटेक्ट भी कर पाओ। और उनमें से कहने लगता है कि वो कमांडर उसे किस कर सकती है अगर वो जानना चाहती है कि इस खाने को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। और वो जो उसके साथी होते हैं वो हंसने लगते हैं कि हाँ हाँ तुम इसे किस कर सकती हो। और जो ली होता है उसे भी गुस्सा आने लगता है। जायु कहती है कि ये चमगादड़ ऐसी बातें नहीं कह सकता है, और अब वो उसे पीट कर नर्क लोक में पहुंचा देगी। ली कहता है कि अब की बार एक अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा, और इन लोगों को नहीं मालूम है कि उन लोगों ने कमांडर के साथ बहुत पंगा ले लिया है। वो और लोग भी आने लगते हैं और कहते हैं कि देखो वहाँ पर लड़ाई हो रही है, चलो वहाँ पर जाकर देखते हैं। वो सारे लोग वहाँ पर चले जाते हैं और कमांडर कहती है कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो हम देखते हैं कि आखिरकार इस खाने को कौन ज्यादा अच्छे से संभाल कर रख सकता है। वो बंदा कहता है कि अगर वो उसके साथ लड़ेगा तो लोग कहेंगे कि वो एक लड़की को परेशान कर रहा है। कमांडर कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास चाकू नहीं है और ना ही गन, हम बस कुश्ती करेंगे, तो क्या कहते हो। और जो भी अपने अपोनेंट को जमीन पर सबसे पहले गिरेगा वही बाकी बचे खाने को अपने पास रखेगा, तो तुम्हें शर्त मंजूर है। उसका दोस्त आता है और कहता है कि अरे भाई जाना, मना मत कर, तुम तो बड़े लंबे हो और हट्टे कट्टे हो और कुछ मिनटों का ही काम है, अभी तुम उसे नीचे गिरा दो और फिर खाना उनका हो जाएगा। वो कहता है कि क्यों ना हम कुछ और करते हैं, ये रेसलिंग से भी बढ़िया है। पर वो एकदम से अपना हाथ कमांडर की तरफ बढ़ाता है, कमांडर उसे डोज कर लेती है और अपनी कोहनी उसके पेट में मार देती है, और सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, ये क्या, हमें तो दिखा नहीं आखिर कमांडर ने किया क्या है। और वो उसका हाथ पकड़कर नीचे जमीन पर फेंक देती है, उसका पिछवाड़ा बच गया था। कहता है कि उसको बहुत ज्यादा चोट लग गई है, और जो जायु और म्यू होती है वो कहती है कि मिस्टर जाओ तो बहुत ज्यादा अमेजिंग। और लील कहता है कि कंपनी कमांडर बहुत ज्यादा अच्छी है लड़ाई में। और कमांडर कहती है कि मुझे मालूम है कि वो अभी कुछ मामलों में गलत हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग यहाँ पर आकर परेशानी खड़ी करें, और आप लोगों ने ज्यादा खाया नहीं है, और सबके लिए थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ऐसा होता ही रहता है, और हमारा मिशन है आप लोगों को बचाना। और अगर आप लोग हम पर भरोसा ही नहीं कर सकते हो तो वो बस अपने सोल्जर्स का ख्याल रखेगी। और मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे हमारे सामने कितनी परेशानियां खड़ी हैं, और हम पर भरोसा करो, और मैं वादा करती हूँ कि तुम सभी लोगों को एक सेफ जगह पर पहुंचा दूंगी। और बस उसे यही कहना था, और जाओ और जाके इस बारे में सोचो। जायु कहती है कि कमांडर आप तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, और आपने तो उसको 2 ही बार में यूं ही पटक कर हरा दिया, क्या आप मुझे भी सिखा सकती हैं। मियो कहती है कि जायु कमांडर जाओ है वो बहुत ज्यादा थक चुकी है और हमें उन्हें आराम कर देना चाहिए, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जायु कहती है तो वो उनका इंतजार करेगी, और जब वो आराम करके आएगी तब वो उनसे सीखेगी।
कमांडर कहती है कि और मुझे लगता है कि तुम दोनों भी बहुत ज्यादा लड़ाई में अच्छे हो, और क्या तुम लोग मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो ताकि हम लोगों को बचा सके। मियो कहती है कि हाँ, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे सभी को बचाने की। कमांडर कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और अब की बार उनकी जो टीम है उनमें दो और नए बढ़िया लोग आ चुके हैं, और अब वो अपने गोल की तरफ एक और कदम बढ़ चुके हैं। और वो कहती है कि मेरा नाम जायो जिएंज है, और मुझे तुम्हारा नाम नहीं मालूम है। जायू अपना नाम बता देती है कि उसका नाम जायू है, और मियाओ भी अपना नाम मियाओ बता देती है। और अब हमें ब्रिज के नीचे का सीन दिखाया जाता है। वो मेंढक अभी भी यहीं पर डोल रहा था, और वो तीन ज़ॉम्बीज़ के सामने आता है। वो ज़ॉम्बीज़ उसको देखकर घबराने लगते हैं। वो मेंढक अपनी जीभ निकाल लेता है और एक को गर्दन से पकड़ लेता है, और जो अपने पीठ के पीछे जो बॉल होती है उसको निकाल कर उस ज़ॉम्बी के पास ले जाने लगता है। और वो जो छोटी सी बॉल होती है वो अपनी आंखें खोल लेती है और अपना मुंह खोलकर ज़ॉम्बी की गर्दन पर काट देती है। और वो ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद उस ज़ॉम्बी में हलचल होने लगती है, और उसकी ज़ॉम्बी की बॉडी बहुत ज्यादा फूलने लगती है। उसकी सारी मसल्स बढ़ गई थी, अब वो और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। और वो मेंढक उसे देखकर हंसने लगता है, और शायद उसका यही प्लान था। और वो लोग बाहर निगरानी रख रहे थे। फौजी लोग कहते हैं कि अब उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, और कहता है कि अगर कोई सिगरेट दे देता तो कितना मजा आ जाता, उसकी सारी नींद भाग जाती। और जिसका दूसरा साथी होता है वो कहता है कि अरे भाई, अगर भरपेट खाना मिल जाता तो वो ही बहुत होता, और तुम यहाँ पर सिगरेट मांग रहे हो। इतनी लग्जरियस चीज अब यहाँ अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में कहाँ मिल सकती है। और जो दूसरा होता है वो कहता है कि उसका सपना है कि वो सिगरेट पी पाए, और काश ये सच हो पाए। और जो नीचे देखता है वो पर एक ज़ॉम्बी नीचे आ रही थी, और वो निशाना लगाते हैं और ज़ॉम्बी को हेडशॉट दे देते हैं। और वो कहता है कि अरे बहुत बढ़िया, तुम्हारा निशाना तो अच्छा हो रहा है दिन पर दिन। वो कहते हैं कि वेट, ये क्या है कंपनी कमांडर। वो चिल्लाकर कहता है कि इमरजेंसी इमरजेंसी, बहुत सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर आ रहे हैं। और अंदर लोग भी डरने लगते हैं। अरे नहीं, बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, अब हमें क्या करना चाहिए। जायू कहती है कि ज़ॉम्बी ग्रुप आ रहा है यहाँ पर वापस, और ज़ॉम्बी वो रात को आने वाले थे, कैसे आ गए हैं। वो भाग भाग कर सिचुएशन को देखने के लिए जाते हैं। कमांडर कहती है कि आखिरकार सिचुएशन का कैसी है, और तुमने इन ज़ॉम्बी को कब देखा है। वो कहता है कि अभी अभी उनको ये इसके बारे में पता चला है। वहाँ पर ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे, और पूछती है कि ऊपर से कितने ज़ॉम्बीज दिख रहे हैं। वो लोग चिल्लाकर कहते हैं 1000 से ज्यादा दिख रहे हैं। वो लील कहता है कि क्या इतने ज्यादा। कमांडर कहता है कि तुम दूसरी टीम को लेकर जाओ, और जो थर्ड टीम है उसे कहो कि बाकी लोगों को बचाए, और वो एक टीम को लीड करेगी, और इनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देगी। लील कहता है कि क्या गार्ड, क्यों ना हम यहाँ से एक साथ भाग जाएं। वो कमांडर कहती है कि तुम इतने ज्यादा डरपोक कब से बन गए, और जाओ जो मैंने कहा है वो करो। वो लील कहता है कि सभी के सभी लोग जल्दी करो, पीछे मत रहो। वो सभी लोग कहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, वो दोबारा से क्यों चलने लगे हैं। और वो लोग कहते हैं कि अब उन लोगों को मालूम नहीं है कि अब की बार कितने लोग मरेंगे। वो डांजो मेंटर उनका सारा ग्रुप एक साथ होता है। डांजो कहता है कि ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं और दूसरी जगह पर जा रहे हैं। वो मेंटर कहता है कि अब इस वर्ल्ड में एक जगह रहना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ये अच्छी बात है कि वो लोग दूसरी जगह पर जा रहे हैं, और कम से कम ये जगह उस लॉर्ड जिन के जैसे तो नहीं। और डांजो कहता है कि वो मियाओ और जायू हमारे साथ क्यों नहीं आ रही। मेंटर कहता है कि उन दोनों ने फैसला किया है कि वो सोल्जर की मदद करेंगे ज़ॉम्बीज़ को मारने की। वो कहती है कि क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर उन लोगों में से यहाँ पर रुकना चाहिए था वो मैं होना चाहिए था, वो क्यों रुक गए हैं। मेंटर कहता है कि अरे भूल जाओ, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। और अब मौत को इतनी पास से देखने के बाद उनकी जो दोस्ती है वो और ज्यादा गहरी हो गई है। वो सोल्जर्स ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे। कमांडर कहती है कि हमें बस उन लोगों को, उन ज़ॉम्बीज़ को मारना है जो फैंस के ऊपर चढ़कर यहाँ आने की कोशिश करे। और हाँ, अपने जो गोलियां हैं उन्हें ज्यादा बर्बाद मत करो। वो ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे नीचे थे, और कई तो ऊपर से चढ़ने की कोशिश करते थे। कई लोग आ जाते हैं, और उसके बाद ही सोल्जर उन पर गोलियां मारते हैं, और वो ज़ॉम्बीज़ को गिराने लगते हैं। कमांडर कहती है कि जब तक उन लोगों के पास गोलियां होंगी तब तक वो इन ज़ॉम्बीज़ को रोक पाएंगे, और इतने में जो बाकी सर्वाइवर है वो आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। और सारे ज़ॉम्बीज़ ऊपर चढ़ने लगे, और तभी जो वो किंग ऑफ ज़ॉम्बी बना था वो भी वहीं पर आ जाता है। कमांडर कहती है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक सबसे शक्तिशाली ज़ॉम्बी मुझे दिखा है, और ये 4 वही थे जो उस मेंढक ने ब्रिज के नीचे पकड़े थे। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे, उन सभी की मसल्स निकल गई थी, उनकी आंखें भी लाल हो गई थी, और उनमें से एक बैठकर उन पर कूद पड़ता है। वो उस फैंस को तोड़कर हमला कर देता है। वो लोग उस पर गोलियां चलाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। और सोल्जर कहते हैं कि कमांडर कमांडर, इस ज़ॉम्बी ने फैंस को तोड़ दिया है, और इस पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। कमांडर कहती है कि डरो मत, तुम और ज़ॉम्बीज़ को देखो। और कहती है कि इनसे डरो मत, इनके सर पर गोली मत मारो, जो इनकी बॉडी पर वो बॉल है उन पर गोली मारो। उनके बॉडी पर बॉल थी। वो कहते हैं कि दूसरी तरफ से भी ज़ॉम्बीज़ आने लग गए हैं।
और वो दूसरा जोम्बी था। वो सोल्जर कहते हैं कि उनकी मदद करो प्लीज, जोम्बी उनको काटने लगते हैं। सोल्जर अपनी जान बचा रहे थे, जोम्बिस को मार रहे थे जो वो शक्तिशाली बोल वाले जोम्बी थे। कमांडर कहती है कि बाकी जोम्बियों को छोड़ो, पहले इन जो बॉल वाले जोम्बी हैं इनको मारो, लाल आंखों वाले, और इनकी बॉल पर निशाना लगाओ। वो जोम्बी कमांडर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, कमांडर डोज कर लेती है और कहती है कि ये जोम्बिस तो बहुत ज्यादा फास्ट हैं और इन लोगों की बॉल पर मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वो जोम्बी फुल स्पीड से कमांडर की तरफ बढ़ता है और तभी वो वैन आ जाती है और जोम्बी को टक्कर मार देती है। ये जायु होती है। कमांडर कहती है कि जायु तुम वापस आ गई, यहाँ पर बहुत खतरा है, वापस चली जाओ। जायु कहती है कि अगर तुम कहोगी तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं और हम तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं। और वो कहती है कि ये तुम्हारे पास गन कैसे आई है। वो जायु अपने हाथ में बहुत बड़ी गन रखी हुई थी और कहती है कि मियो की पुलिस लोगों के लिए होती है और मैं एक कायर नहीं हूँ जो अपने लोगों को छोड़कर चली जाए। ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे, मियाऊ और सभी तीनों लोग उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद कई सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं। कमांडर कहती है कि जायू क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम लोग ऐसे ही गोलियां चलाते जा रहे हो। वो कहते हैं कि अरे चिंता मत करो, हमें इसकी आदत हो चुकी है और हमारे पास बहुत सारी गोलियां हैं। कमांडर कहती है कि ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खून फैल जाएगा और हमें गोली चलाकर पीछे जाना चाहिए। या तुम सभी लोगों को सुना है वो लोग अभी भी गोलियां चला रहे थे। वो जो सुपर जोम्बी थे वो भी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। कमांडर कहती है कि अगर हम लोगों ने इन सुपर जोम्बीज को पहले नहीं मारा तो ये बाकी जोम्बी है वो भी बहुत ज्यादा फास्ट हो चुके हैं इन सुपर जोम्बी के कारण। हमें पहले इनको मारना चाहिए ताकि वो नॉर्मल जोम्बी हैं वो स्लो हो सके। और तभी एक बड़ी सी बॉम्ब सा उनकी तरफ गिरता है और बड़ा धमाका हो जाता है। कमांडर कहती है कि आखिरकार ये इतना बड़ा वेपन किसके पास है, आखिरकार ये है कौन। और जायू कहती है कि मियाऊ मुझे लगता है कि वैंग आ गया है। और मियाऊ शर्माने लगती है और वो बाकी जोम्बिस होते हैं पीछे मुड़कर देखते हैं। ये बहुत बड़ा मिलिट्री का गाड़ी थी जो लियो ने उसे दी थी। और वैंग कहता है कि इतने सारे जोम्बी। वैंग कहता है कि इन जोम्बिस की हिम्मत कैसी हुई वैंग बिंग की लड़कियों को घेरने की। और वो रेस बढ़ा देता है और उन सभी जोम्बिस को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो सुपर जोम्बिस होते हैं वो भी उसी के सामने आ जाते हैं। और वैंग बिंग कहता है कि क्या इतना बड़ा जोम्बी, क्या ये जोम्बी की है, ये क्या हो रहा है। वो जोम्बी जो होते हैं उसके सामने हो जाते हैं और वो उसे खिड़की में से देखते हैं। और वैंग कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कार ये लोग तोड़ देंगे। और वो कहता है कि वो अपनी ज़ॉम्बी वेव स्किल को इस्तेमाल करेगा और पता लगाएगा कि आखिरकार ये लोग है कौन। वो अपनी स्किल को इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि ये सब नॉर्मल ज़ॉम्बी थे और उस मेंढक ने इन पर एक दूसरा सा इंसेक्ट सा लगा दिया है, जिसके बाद ये लोग इतने ज्यादा खतरनाक हो गए और ये सारा सब कुछ शायद वो मेंढक ही कंट्रोल कर रहा है। वह कहता है कि ये क्या वो मेंढक ज़ॉम्बी किंग है और उसी ने इन नॉर्मल ज़ॉम्बी को इतना शक्तिशाली बना दिया है। और वो दोनों ज़ॉम्बी उस गाड़ी को उठाने लगते हैं और वैंग कहता है कि ये जो ज़ॉम्बी है ये शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और ये गाड़ी पलटने वाले हैं और वो उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। और वो कहता है कि शायद वो इंसेक्ट है उनकी बॉडी पर उनको कंट्रोल कर सकता है और वो अपनी स्किल को दोबारा इस्तेमाल करता है इंसेक्ट पर कब्जा करने की। और जायू कहती है कि मियाओ तुम कहाँ जा रही हो, यहाँ पर आओ, खतरा है। और मियाओ कहती है कि वैंग बिंग खतरे में है, हमें उसे बचाना चाहिए। वो देखते हैं कि वो सुपर ज़ॉम्बीज़ उसकी कार पलटने वाले थे और फिर एकदम से वो कार नीचे आ जाती है। मियाओ कहती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, वो लोग एकदम से क्यों रुक गए हैं। और वैंग ऑर्डर देता है उन दोनों को कि यहाँ पर जो दूसरे छोटे ज़ॉम्बी हैं उन सभी को मार दो। और वो लोग भी उसी की बात मानकर छोटे ज़ॉम्बियों को मारने लगते हैं और कहते हैं कि कमांडर ये क्या हो रहा है, क्या वो एक दूसरे को मार रहे हैं। और वैंग मियो के पास आ जाता है। मियो दरवाजा खोलता है, वैंग दरवाजा खोलता है और कहता है कि मियो अंदर आ जाओ और इस गाड़ी पर जो मशीन गन है उसकी मदद से तुम ज़ॉम्बी को मार पाओगी। मियो पहले तो शर्माने लगती है और ऐसा दिखाती है कि वो अभी भी गुस्से में है। और वैंग कहता है कि ऐसा लगता है कि मियाओ अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है, फिर भी वो अपना हाथ बढ़ाता है और मियाओ अंदर आ जाती है। वैंग कहता है कि मियाओ आखिरकार तुम वहीं गई। मियाओ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ और ये मशीन गन कहाँ है। वैंग ऊपर की तरफ इशारा करता है और मियाओ कहती है कि ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ, पहले तुम्हें अपने आपकी सफाई देनी होगी जायू को और उसके बाद ही। और वो ज़ॉम्बीज़ कमांडर और लील की तरफ बढ़ रहे थे। लील कहता है कि हमारी जो ये नॉर्मल बंदूकें हैं इन पर कुछ असर नहीं कर रही हैं। और तभी उन पर गोलियां साइड से चलने लगती हैं। ये मियो होती हैं और उन पर गोलियां चलाती हैं। कमांडर कहती है कि इनके पास इतना भारी भरकम वेपन कहाँ से आया है, क्या ये लोग उनके आर्मी लोगों ने भेजे हैं। और जो वैंग बिंग के जोम्बी होते हैं वो भी आपस में फाइट कर रहे थे और वो उस और सुपर जोम्बिस के पे से वो इंसेक्ट सा निकाल देते हैं और उसे मार देते हैं। लिल कहता है कि जैसे ही वो इंसेक्ट मरा ये लोग डरकर भागने लगे हैं। कमांडर कहता है ऐसा हो सकता है कि वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज इस छोटे से इंसेक्ट कारण ही यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं
और वो ज़ॉम्बीज भाग रहे थे और जो वैंग विंग के ज़ॉम्बी होते हैं वो भी खड़े होते हैं और वैंग विंग उनको उन पे जो इंसेक्ट होता है उसे उड़वा देता है और वो लोग वहीं पे मर जाते हैं। कमांडर कहता है कि क्या ये इन दोनों ने सच्ची में सुसाइड कर लिया है? मैंने तो ऐसा कभी पहले नहीं देखा। और वो वैंग सुनती है। कमांडर कहती है कि आखिरकार ये वैंग कौन है? और जायू वैंग के पास आती है और कहती है कि हमें नहीं मालूम था कि तुम हमें इतनी जल्दी ढूंढ लोगे। और वो दोनों गले लगते हैं और वैंग कहता है कि जायू मैं। तो जायू कहती है कि बहुत अच्छे, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी जल्दी हम लोगों के पास आ जाओगे और तुम्हारे पास आकर वो बहुत ज्यादा सेफ फील कर रही है। वैंग कहता है कि जायू अभी मुझे तुम्हें एक और चीज बतानी है और उससे पहले मैं और मियाओ हमने जो मियाओ आ जाती है और जायू कहती है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मियाओ ने पहले ही सब कुछ समझा दिया है कि तुम्हें लॉर्ड जिन ने ड्रग दिया था और इसी कारण ये सब कुछ हो गया है और तुम उस समय पे कुछ कर नहीं सकते हो और मैं तुम्हें बिलीव नहीं कर रही हूँ। और वैंग कहता है कि क्या मियाओ ने तुम्हें सब बता दिया है? और वो मियाओ की तरफ देखता है और मियाओ उसको देखकर शर्माने लगती है और वो अपने मन में सोचता है कि मियाओ तो बहुत ज्यादा अच्छी है। और जायू कहती है कि वैंग जब तुम यहाँ पर नहीं थे और मैंने सब कुछ समझ लिया है और जब तक तुम्हारे दिल में मैं हूँ वो और किसी तरह चीज की परवाह नहीं करती। वैंग कहता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो, मैंने तुम्हें और मियाओ को चोट पहुंचाई है। जायू कहती है कि वैंग क्या तुम्हें मियाओ पसंद है? वैंग कहता है कि ये एकदम से कैसे पूछ रही हो? वैंग कहता है कि जायू तुम एकदम से ये सवाल कैसे पूछने लगी हो? और वो उसके गल लग जाती है और कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम मियाओ को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हो और मियाओ भी तुम्हें पसंद करती है, इसीलिए अगर वो मियाओ के साथ भी रहना चाहता है तो वो बुरा नहीं मानेगी। वैंग अपने मन में सोचता है कि जायू बुरा नहीं मानेगी अगर मियाओ भी और वो मुझे मियाओ के साथ भी शेयर करना चाहती है। और वो सोचने लगता है कि इस तरीके से वो दुगना खुश हो जाएगा और कहता है कि रुको 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 पहले शांत हो जाओ। अगर वो इसके बारे में और ज्यादा सोचेगा तो उसके गुस्से की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो फिर से अपने ऊपर कंट्रोल खो देगा। और कमांडर आती है और कहती है कि डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ पर एक सोल्जर हूँ और मेरा नाम जायो है। वैंग कहता है कि हेलो मेरा नाम वैंगविन है। जायो कहती है कि वैंगविन ये यहाँ की कमांडर है और ये बहुत ज्यादा ब्रेव है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये अभी भी आम लोगों के बारे में चिंता करती है। वैंग कहता है कि ऐसा सुनकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो और लोगों को बचाना चाहते हैं और अभी दुनिया के अंत में ऐसे लोग देखने को कैसे मिलते हैं। और कमांडर कहती है कि अगर तुम सही टाइम पर नहीं आए होते तो हम सभी लोग मर चुके होते और मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि क्या बात करनी है? वैंग अपने मन में कहता है कि अभी भी उसे नहीं मालूम है कि ये लोग इंसान है कि भूत है और आखिरकार वो मुझसे क्या बातें करना चाहती है और शायद ये जो उसकी गोल्ड है, गोल्ड के कनेक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा। वो कमांडर उन तीनों को बिठाती है और कहती है कि तुम दोनों तीनों की मदद के लिए थैंक यू। मियो कहती है कि वो ये तो हमारा फर्ज था। और जायो कहती है कि कमांडर हम आपकी टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं और लोगों को बचाने के लिए। कमांडर कहती है कि ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑनर है, आप लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। जायो कहती है कि कमांडर हम गैदरिंग प्लेस से आखिरकार कितनी दूर है? कमांडर कहती है कि हम अभी भी 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर। वैंग कहता है कि कमांडर क्या तुम मुझे वो इंसान के जगह के बारे में बता सकते हो जहाँ हम जाने वाले हैं? कमांडर कहती है कि उसी के बारे में वो कुछ बात करना चाहती है। जहाँ हम जाने वाले हैं वो एक लार्ज स्केल स्टेशन है और वहाँ पर 5 मेजर गैदरिंग प्लेसेस हैं और उनके नाम है शैनजिंग और तिब्बत, सेंट्रल प्लेन, कोस्टल एरिया और सभी जगह अच्छी तरीके से गार्ड करी जाती है और वो सभी जगह बहुत ज्यादा सेफ है। वैंग कहता है कि तो आखिरकार हम कौन सी गैदरिंग प्लेस पर जा रहे हैं और कौन सी सबसे ज्यादा पास में है? कमांडर कहती है कि हमारे जो सबसे पास में है वो है फुजो, लेकिन हमें उससे पहले हमारे स्टेशन पर पहले जाना है और अगर हमें गैदरिंग प्लेस पे से कोई गोलियां बारूद नहीं मिली तो हमारा वापस जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मियो कहती है कि तो तुम्हारा टास्क ये है कि पहले तुम उन सभी इंसानों को स्टेशन पर ले जाओ और फिर वहां से गैदरिंग की प्लेस पर जाओ। वो कमांडर कहती है कि हाँ, और अभी भी 6 महीने बचे हुए हैं और वो लोग एक कार भेजेंगे और उसके अंदर 30,000 सर्वाइवर्स एक बार में ही ले जाए जा सकते हैं। वैंग अपने मन में सोचता है फूजियो में जाने के बाद ही उसे पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पर कितने ज्यादा लोग सेफ रहते हैं। कमांडर कहती है कि अभी आप लोग रेस्ट कर सकते हैं और जो उनका स्टेशन है उनके पास ज्यादा बंदूकें नहीं है और जो गैदरिंग प्लेस है वो बहुत ज्यादा सेफ है। और बताती है कि जो गैदरिंग प्लेस है उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी
दीवारें खड़ी हैं और सोल्जर 24 घंटे वहाँ पर पहरा देते हैं ताकि वो इंसानों की सेफ्टी के बारे में सोच सके। और कहती है कि और वहाँ पर सबकी सेफ्टी का ध्यान तो रखा ही जाता है और वहाँ पर सब्जियां भी उगाई जाती है ताकि सब लोग भूखे ना रहे। और वहाँ पर कम से कम 1 लाख लोग आराम से रह सकते हैं और अगर तुम लोग आना चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं इन सभी लोगों को उस जगह पर ले जाने की। वैंग बिंग कहता है कि हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी मदद करने की और हम लोग आराम से वहाँ पर पहुँच जाएंगे और हम जो बड़ी आर्मी है उनके पास भी टाइम पर पहुंच जाएंगे। और वैंग बिंग अपने मन में कहता है कि उसे लगा था कि वो पूछेगी आखिरकार उसके पास इतनी सारी चीजें कहाँ से आई है और वो डरने लगा था कि ये बहुत बड़ी बात है और वो आसानी से यहाँ से नहीं जा पाएगा। और कमांडर अपने मन में सोचती है कि वैंग बिंग के आने के बाद यहाँ पर जो ज़ॉम्बीज थे वो अलग ही व्यवहार करने लगे हैं और इसके पास इतने ज्यादा हैवी और एडवांस वेपन कहाँ से आए हैं और ये इसका मतलब है कि ये कोई छोटा मोटा बंदा तो नहीं है और मुझे इसको कई दिनों तक ऑब्जर्व करना चाहिए। वैंग कहता है कि कमांडर, हम दोनों तो किस्मत में लिखे थे मिलने की और क्यों ना हम एक मीटिंग रखें और ये जो कोका कोला है मैं आपके लिए ले आया हूँ और मुझे ये बाहर मिल गया है। वो कमांडर कहती है कि नहीं, हम आम लोगों से सामान नहीं ले सकते। वैंग कहता है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं आपको सामान दे रहा हूँ, आप इसे एक छोटी सी भेंट समझ ले एक दोस्त से। कमांडर कहती है कि नहीं, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती है और ये अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे पास खाना होगा लेकिन तुम्हारा है वो तुम्हें ही रखना चाहिए। वैंग कहता है कि वो अब ये पी कर थक चुका है और मेरे पास कई फ्लेवर की कोक है। मियो कहती है कि ये एक सोल्जर है और वो अपने मिशन को छोड़कर और चीजों पर ध्यान नहीं देती है और वो अब कमांडर को पसंद करने लगी है। रात हो जाती है, वो लोग दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ पर लीन होता है बाकी सभी लोगों को ले जाता है। वो आवाज सुनता है, ये तो आर्मी व्हीकल है और ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। वो कहने लगते हैं कि अगर वो इस चीज को चला पाएगा तो वो किसी भी ज़ॉम्बी से नहीं डरेगा और ये इतना बड़ा बढ़िया वेपन फ्यूजियो में है। कमांडर कहती है कि ये वैंग बिंग है और ये हमारा लैटन का लीडर है, इसका नाम है लिल। कमांडर कहती है कि हमारा नया मेंबर है टीम का, इसका नाम है वैंग बिंग। वो लिल कहता है कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो, तुम्हारे पास इतनी बढ़िया आर्म मिलिट्री वेपन की गाड़ी कैसे आई है। वैंग कहता है उसे ये एक फैक्ट्री में पड़ी मिली और उसे लगा कि ये चल सकती है और इसीलिए वो इसे ले आया है। लिल कहता है कि अरे भाई, ये तुम्हें कौन सी फैक्ट्री में मिला, मुझे भी वहाँ पर लेकर चलो, मुझे भी एक ऐसा ही आर्मी व्हीकल चाहिए। वैंग हंसते हुए कहता है कि वो भूल गया कि वो उसे कहाँ मिला था। कमांडर कहती है कि लिल, वैंग बिंग को और ज्यादा तंग मत करो, वो कई जगह से आया होगा और उसे याद नहीं होगा। लिल कहता है कि मैं वैंग बिंग को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस जानना चाहता था। वैंग कहता है उसके साथी उसका इंतजार कर रहे हैं और वो जाने लगता है। लिल कहता है कि कमांडर, ये बच्चा मुझे भूत लग रहा है और इतने सारे भारी भरकम आर्मी व्हीकल को लाना इतना आसान नहीं है और इस गाड़ी को तो देख कर लगता है ये हमारे आर्मी की नहीं है और इस समय इसको ये कहाँ से मिल गई। कमांडर कहती है कि अभी हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन वो ज़ॉम्बी तो नहीं बनने वाला है, इसका तो मैं पक्का भरोसा है। और जो मेंटर होते हैं वैंग बिंग शाओयू, वो एक जगह बैठे होते हैं। वो छोटा बच्चा कहता है कि उसको भागने में सारी रात वो थक चुका है और उसे भूख लग रही है। जायू कहती है कि जो दूसरी लड़की होती है वो खाना बनाने के लिए जा चुकी है, इसीलिए बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो। मियो कहती है कि बस थोड़ी देर इंतजार कर लो और तुम मेरा भी खाना खा सकते हो। मेंटर कहता है कि जो वो लोग खाना बनाने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा कम है और उनसे पेट नहीं भरता है और वैंग वापिस आ चुका है ना, क्यों ना हम उसी से कह दें। वो छोटा बच्चा कहता है कि हाँ, वैंग बिंग उन्हें ड्रम स्टिक खिलाएगा और उसके सर पर टपली पड़ जाती है और वो वैंग था वो कहता है कि तुम्हें बस चिकन लेग पीस के बारे में याद है। वो छोटा बच्चा कहता है कि नहीं भाई, मुझे खाना नहीं, मुझे तुम्हारी भी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। डांजो कहता है कि वैंग बिंग आखिरकार तुम आ ही गए, बहुत बहुत बढ़िया है और तुम बहुत दिनों के लिए चले गए थे, मुझे डर लग रहा था कि तुम हमें मिस करोगे और हमें ढूंढ नहीं पाओगे। वैंग कहता है कि सभी ने इन 7 दिनों में बहुत ज्यादा मेहनत करी और उन लोगों के लिए मैं 7 दिन के लिए चला गया था, लेकिन मैं अपने वर्ल्ड में गया था और वहाँ पर सिर्फ एक ही दिन हुआ था। इन लोगों के लिए 7 दिन हो चुके थे और मेरे लिए सिर्फ एक। वैंग अपने मन में कहता है कि उन दोनों वर्ल्ड में बहुत ज्यादा टाइम का गैप है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जायू और मियाऊ दोनों बूढ़ी हो जाएंगी मेरे से पहले और वो दोनों मेरे से कितनी ज्यादा खूबसूरत है और वो उन दोनों को ही प्यार करता है और वो देखता है कि आखिरकार ये दूसरे लोग कौन है और वो बूढ़ा इंसान हमें क्यों घूर रहा है। वैंग कहता है कि अब की बार मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आया हूँ। वो छोटा बच्चा कहता है कि क्या बात है, क्या क्या अच्छी चीजें लेकर आए हो, क्या मैं अभी उसे खा सकता हूँ। वैंग कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, क्यों ना हम कहीं टेंट में चले जाएं और फिर वो तुम्हें चीजें देगा और वो मियाओ वहाँ से उठकर जाने लगती है। वैंग कहता है कि मियाओ, आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो। मियाओ कहती है कि तुम उन लोगों को जो तुम चाहो वो दे सकती हो
वैंग अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये मियाओ इतनी ज्यादा अजीब क्यों बिहेव कर रही है मेरे साथ, और ऐसा लगता है कि उसने अभी भी मुझे माफ नहीं किया है। वैंग होता है वो अपने साथ आइसक्रीम लेकर आया होता है। वो सभी उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक से जाते हैं। वैंग कहता है कि ज्यादा शोर मत मचाओ और आराम से इसे खाने लगो। लोग सभी लोग ये लोग, अरे भाई धीरे से बात करो, अगर ये बात फैल गई तो अच्छा नहीं होगा। सायु कहती है कि अभी वो मियाओ को और जो बाकी लोग हैं उनको बुलाकर लाती हूँ, नहीं तो ये आइसक्रीम पिघल जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं रहेगा। डांजो अपने मन में सोचता है कि अरे भाई ये क्या ये लोग ये क्यों नहीं जानना चाहते कि आखिरकार ये वैंग बिंग इतनी सारी आइसक्रीम लाया कहाँ से है, और अपने मन में वो घबराने लगता है और कहता है कि ये तो जादू है जादू है। वैंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, और जो ये बॉक्स है इसके अंदर ये कुल्फी आराम से रात तक जमी रहेगी और तुम इसे बाद में भी खा सकते हो। जो वो गुंडे लोग होते हैं जो उनका खाना होते हैं वो बाहर ही खड़े होते हैं। वो जो लाल शर्ट वाला होता है अभी भी कहता है कि बॉस आखिरकार ये लोग टेंट के अंदर क्या कर रहे हैं। जायू लील के पास पहुंच चुकी थी, वो खाना बना रहे थे और वो खाना बांटने लगते हैं, और डांजो भी उन लोगों के साथ अब मिल चुका था। और जो वो बंदा सिगरेट नहीं मांग रहा था ना, वो भी मेंटर के साथ सिगरेट पी रहा था, और वो सभी लोग मजे कर रहे थे और सिगरेट फूंक के, और कहता है कि तुमने ये सिगरेट देकर मुझे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है मेरे ऊपर।